नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौंकामकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज सर बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास और दो बड़े नेताओं के, देश के दो बड़े नेताओं के झूठ की कहानी यह हम आपको बताएंगे। और हैरानी होगी आपको जानकर के कि ऐसे बयान भी हो सकते हैं, ऐसा मिसलीडिंग आप कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल तथ्यों से अलग। इसकी बात हम करेंगे। शुरुआत में बंगाल से कर रहा हूं। ममता बनर्जी ने, आपको मालूम है कि एक रैली में अभी कहा था कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी। एसआईआर की ड्राइव कल वहां खत्म हो चुकी है, कल अंतिम दिन था एसआईआर के फॉर्म भर के वापस देने का, वो मियाद खत्म हो चुकी है। और ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था, कल ही कहा था कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी। अब जब मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं एसआईआर का फॉर्म नहीं भरूंगी, इसका मतलब क्या वो लोगों से भी यही अपेक्षा करती हैं वे तुम भी मत भरना? कहेंगे कि वोट कट जाएगा तुम्हारा, तो मैं तो नहीं भरूंगी इस फॉर्म को, ये उन्होंने कहा। लेकिन क्या ममता बनर्जी ने फॉर्म नहीं भरा? इसी को मैं कह रहा था, ये गुमराह करने वाली बात। ममता बनर्जी ने अपना फॉर्म भरा है और ये बात बता रहे हैं। अब या तो इसको चैलेंज करें ममता बनर्जी की ये बात गलत है। अमित मालवीय, बीजेपी के नेता, उन्होंने पोस्ट किया है, आज ही पोस्ट किया है, और वो ये दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कल ही ये मियाद खत्म होने से कुछ घंटे पहले अपना एसआईआर का फॉर्म भर दिया है। तो फिर सवाल उठता है, जैसा मैंने कहा, या तो ममता जी इस बात को इनकार करें कि नहीं, अमित मालवीय झूठ बोल रहे हैं, मैंने फॉर्म नहीं भरा। और अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो फिर उन्होंने ये झूठ क्यों बोला कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगी? और इसके जरिए वो लोगों को क्या कहना चाहती थी? मतलब अपना वोट तो बच जाए, अपना वोट बन जाए और लोग फॉर्म ना भरें, उनका वोट ना बने। क्या यह कोशिश थी ममता बनर्जी की? नहीं तो फिर क्या? सफाई उनकी तरफ से आनी चाहिए। अमित मालवीय ने यह पोस्ट किया है आज ही, और मैं आपको टाइम के साथ बता रहा हूं, 12/12/25, मतलब आज की तारीख 9:25 पर आज सुबह उन्होंने इस पोस्ट को किया है। और उन्होंने लिखा है कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर लोगों को गुमराह किया। उन्होंने अपना फॉर्म सिग्नेचर के साथ भर के एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर दिया है, क्योंकि कल आखिरी दिन था एसआईआर का। लेकिन उससे कुछ घंटे पहले कृष्णानगर की रैली में उन्होंने ये झूठा दावा किया कि मैं फॉर्म नहीं भरने जा रही हूं। अच्छा, लगभग 100% फॉर्म वापस आ चुके हैं, तो सारे फॉर्म लगभग वापस आ गए। आपको मालूम है कल कई राज्यों में जो है एसआईआर की मियाद बढ़ा दी गई है, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा दी गई है। बंगाल में नहीं बढ़ाई गई। बंगाल में इसलिए नहीं बढ़ाई गई क्योंकि उनका काम पूरा हो गया था, सारे फॉर्म बट के सारे फॉर्म वापस आ चुके लगभग, तो उन्होंने इसको डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं किया। और डेडलाइन ममता बनर्जी को मालूम थी, इसलिए उन्होंने अपना फॉर्म भरा। ये दावा कर रहे हैं अमित मालवीय। तो ये बताता क्या है, कोशिश क्या है ममता बनर्जी की? अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिए थे कि मैं किसी को बांग्लादेश नहीं जाने दूंगी, जिस पर कल सर ने कहा कि मैं बचाव कर रहा हूं। आज सर वो सारे बयान हमने निकाल लिए ममता बनर्जी के, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक और उन्होंने बहुत ही, मैं तो आपत्तिजनक कहता हूं, ऐसा बयान दिया। वो उन्होंने बयान दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कि इनकी एक आंख दुर्योधन वाली है, एक आंख दुशासन वाली है। इसका क्या मतलब है? देश के गृह मंत्री की आंख में आपको दुशासन दिखाई देता है? और फिर उन्होंने महिलाओं से यह कहा कि तैयार रहना, अगर वोट कटे तो किचन के बर्तन, किचन के जो औजार होते हैं, मतलब बेलन बेलचा लेकर के बाहर निकल आना, यह भी उन्होंने कहा है। तो अजीबोगरीब हालात पश्चिम बंगाल में इस वक्त चल रहे हैं। तो ये अमित मालवीय का दावा मैंने आपको सुनवा दिया। ममता बनर्जी का वही बयान आप सबसे पहले सुनिए, जिसमें वो कह रही हैं मैं फॉर्म नहीं भरूंगी। শুনুন, আমি এখনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। কেন করিনি? 3 বার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা। মাথায় নাকে খোঁজ দেওয়া ভালো, এর থেকে প্রমাণ করতে হবে আমি নাগরিক কিনা ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে, যারা দাঙ্গা করে মানুষের রক্ত নেয়, যারা মানুষের রক্ত নিয়ে নরমের যজ্ঞ খেলে, তাদের কাছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমি এই দেশের নাগরিক কিনা। तो ममता बनर्जी क्या देश की और नागरिकों से अलग है? उन्होंने कहा मैं इतनी बार की विधायक, इतनी बार की सांसद, इतनी बार की मंत्री, इतनी बार की मुख्यमंत्री हैं। वो बिल्कुल हैं, सम्मान है उनका। लेकिन जो बाकी लोग फॉर्म भर रहे हैं, क्या वो कम है उनसे? उनकी ममता जी कह रही मुझे अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, मैं इतनी बार 3 बार की मुख्यमंत्री हूं। तो जो मुख्यमंत्री नहीं है वो कोई कम हो जाता है?
वो कोई कम नागरिक है देश का जो फॉर्म भर रहा है? वो कोई छोटा आदमी है? और पूरे देश में हर आदमी फॉर्म भर रहा है। ममता जी को ही प्रॉब्लम है फॉर्म भरने से। आप सुनिए उन्होंने होम मिनिस्टर के लिए क्या कहा। আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। মনে রাখবেন, বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। ওরা বলছে তাড়িয়ে দেবো রোহিঙ্গা। কোথায় রোহিঙ্গা দেখাও, কোথা থেকে এলো? আর রোহিঙ্গা যদি হয় তো আসবে তো মণিপুর হয়ে, মিজোরাম হয়ে, নাগাল্যান্ড হয়ে। সেখানে এসআইআর হচ্ছে না কেন? ইলেকশন যেখানে হচ্ছে, যেখানে বিরোধী দল আছে, সেখানে এসআইআর করছে 2 মাসের মধ্যে। আসামে কেন হবে না এসআইআর? কেন আসামে হবে না? ভোট করছে লুট আর বলছে ঝুট। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ, অন্য কেউ না। মানুষ নির্বাচিত করে সরকার, ইলেকশন কমিশন নয়। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার 2 চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন, আর এক চোখে তার দুঃশাসন। तो ममता जी कह रही है मैं किसी को बांग्लादेश बंगाल के बाहर नहीं जाने दूंगी। रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है तो कहां है दिखाओ। ममता जी को नहीं देखा, दुनिया ने देख लिया। वो तो खुद लाइन लगा के खड़ा है बॉर्डर पे, बीएसएफ को कह रहा है कि मुझे भेज दो दूसरी तरफ। ममता जी कह रही मैं किसी को नहीं जाने दूंगी और दिखाओ मुझे। दुनिया ने देख लिया ममता जी, आपको कैसे नहीं दिखा? और वो फिर जो उन्होंने होम मिनिस्टर पे कहा उसकी बात। लेकिन पहले फॉर्म वाली बात हो जाए। दावा करती है मैं फॉर्म नहीं, मैंने फॉर्म नहीं भरा, और उसके थोड़ी देर के बाद फॉर्म भर देती है त्रिपाठी जी। नहीं, एक तो सचमुच ये बड़ी चिंता की बात है कि जनता के मतों से चुनकर जनता पर शासन करने वाले नेता जनता को ही बरगलाने का काम कर रहे हैं। यानी संविधान की जो मूल भावना है उस पर ये हमला कर रहे हैं। और ममता बनर्जी, जिनके साथ कितना बुरा हुआ था कम्युनिस्ट सरकार में, पीटी थी, वो युवक कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, क्या क्या उनके साथ नहीं हुआ। बाद में भी लड़ाई लड़ते लड़ते जब उनको समझ में आ गया कम्युनिस्टों से कांग्रेस लड़ेगी नहीं, गलबहियां है, अंदर खाने मिले हुए हैं, तो अपनी पार्टी बना के वो लड़ गई। और देखिए वो सत्ता में 3-3 बार आ गई। जब ये सब कह रही है तब भी वो आई। और एसआईआर भारतीय जनता पार्टी को कह रही कि असम में नहीं करा रही है क्योंकि वहां उनकी सरकार है, यहां विरोधी सरकार है। बिहार में किसकी सरकार थी जो सबसे पहला एसआईआर हुआ? यानी ये नेता लोग बरगला रहे हैं। फिर जब वो कहते हैं कि हम फॉर्म नहीं भर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़े वर्ग को एक आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम फॉर्म भरो या ना भरो, तुम्हारे लिए हम प्रबंध करेंगे। मैं इसको यूं नहीं देखता हूं कि आप फॉर्म मत भरिए। जिसका सही सही वोट है वो तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा। जो गलत है उसको एक तरह से ये वैलिडेशन देने की कोशिश है। और ये खतरनाक तरीका है। जिस राज्य के सीमावर्ती होने की वजह से, जिस राज्य की 550 किलोमीटर की सीमाएं खुली होने की वजह से, जिस राज्य में शेख शाहजहां जैसे अत्याचारी पापी जो आरोपी है उसके जो गवाह हैं वो ट्रक से कुचलकर मार दिए जाते हों जी, उस राज्य की मुख्यमंत्री ये बात कर रही है। उस राज्य में जहां अर्जीकार के लोग अभी भी न्याय की उम्मीद में बैठे हुए हैं, वहां वो जो मूल प्रक्रिया है इस देश के लोकतंत्र की, यानी मतदाता सूची का शुद्धिकरण, उसको और हमला कर। मैं तो कह रहा हूं उन्होंने कहा मैंने फॉर्म नहीं भरा, तो फिर क्यों भर दिया? क्यों भर दिया ममता जी ने फॉर्म अगर भरा तो? क्या मुझे तो लगता है शायद चुनाव लड़ने के लिए वोटर होना उन्होंने भी भरा, अपने लोगों से भी भरवाया, लेकिन ये सिर्फ भ्रम फैला है। नहीं, वोटर होना जरूरी होता है ना सर। बिल्कुल जरूरी। इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ पाती, नहीं भरती मुख्यमंत्री तो। बनना है तो भरी दे। इसमें अमित मालवीय इशू नहीं है। अमित मालवीय ने तो वो मैं इस तरह इसलिए कह रहा हूं कि नहीं, वो अच्छा दावा है, वो अच्छा नहीं, दावा है, वो ठीक है। और उनका दावा मतलब वो तो रिपोर्ट में, क्योंकि सब कुछ साफ साफ है कि कहाँ भरना है कहाँ नहीं भरना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अमित मालवीय लिखें ना लिखें, ममता बनर्जी को एसआईआर के खिलाफ खड़े होकर कुछ शिकायतें हो सकती होंगी, लेकिन एसआईआर के लिए फॉर्म ना भरे कोई, ये तो नहीं करना चाहिए। ये तो एक एक्सरसाइज ही है ना इलेक्शन के लिए। और वो जब खुद भर रही हैं तो फिर तो और गलत है। ये बरगलाने वाली बात है कि क्यों, बल्कि उन्हें कहना चाहिए कि भरें, फिर हम देखेंगे कि किसका नाम कटता है किसका नाम नहीं कटता। एसआईआर में भर देंगे तब देखेंगे ना कि नाम कटेगा कि नहीं कटेगा। एसआईआर में नाम ही नहीं आएगा। हमने चर्चा की थी ग्राउंड पे, इन्हीं की पार्टी जोर लगा के फॉर्म भरवा रही है। मुझे पता है कि वहां तो पर पूरी पार्टी का, और जब आप कह रहे हैं कि 100% के करीब करीब फॉर्म आ गए हैं, हाँ। तो उसमें टीएमसी के ही सबसे ज्यादा लोग होंगे। ये मैसेजिंग क्या है कि मैंने नहीं भरा? केवल ये दिखाने के लिए, बरगलाने के लिए कि भाई देखिए मैं नहीं डरती।
एक्चुअली ये तो वो उस तरह का अंदाज है ना कि भाई मैं परवाह नहीं करती। तो इलेक्टोरल प्रोसेस, मैं तो कह रहा हूँ कि एसआईआर का पहला प्रोसेस ये है कि आप नाम लिखा दीजिए, फिर आप कहते हैं कि देखिए मैं देखती हूँ किसका नाम कटता है। आप भरेंगे नहीं तो नाम कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, वो तो अलग इशू हो जाएगा। और ये बरगलाना तो और गंभीर बात है। यदि अमित मालवीय जी का दावा जो है गलत है, ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि वो उन्होंने रिकॉर्ड बनाकर देख कर ही उसको चेक करके किया होगा, इसलिए उसमें कोई वो नहीं है। और अगर उन्होंने फॉर्म भर दिया है तो अपने ही वोटर को क्यों बरगला रहे हैं, क्योंकि उनका कौन सलाह लेगा जब आप भरेंगे नहीं फॉर्म तो उनका नाम ही नहीं आएगा। डेट निकल गई। हाँ, अब तो बात एक्सटेंशन भी नहीं हुआ है कि भाई किसी तरह की बात। अच्छा, और वहां पश्चिम बंगाल में एसआईआर की डेट भले ही हो गई हो, लेकिन चुनाव आयोग बहुत सजग है और इस बात की अब लगभग कंफर्मेशन है कि एसआईआर में धांधली भी खूब हुई है बंगाल के अंदर। ये इलेक्शन कमीशन के ही सोर्सेज बता रहे हैं। कुछ डेटा मैं आपको बताता हूं। 7.5 करोड़ के करीब वोटर थे बंगाल के अंदर। एक एस्टिमेट था कि मोटा मोटा मृत, स्थानांतरित सब लोग मिला करके बोगस वोटर, डुप्लीकेट वोटर 1 करोड़ ऐसा जो डेड वोट है वो हट जाता। एक अनुमान, ये चुनाव आयोग का अपना अनुमान था। अच्छा, तो बचते 6.5 करोड़। अब चुनाव, ये रिपोर्ट कह रही है कि चुनाव आयोग हैरान है। उनको ये लगा था कि क्योंकि बेस ईयर है 2002-2003 का एसआईआर, तो कुछ लोगों के जो डायरेक्ट उसमें नाम है तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको तो लिस्ट में अपना बता देना साहब मैं 2003 से वोटर हूं। तो ऐसा 2 करोड़ 40 लाख वोटर चुनाव आयोग को पहले से मालूम है कि ये एक प्री एग्जिस्टिंग वोटर है, 2002-03 से वोटर है, तो ये तो कंफर्म है। दूसरा, उनको ये था कि 2.5 करोड़ वोटर जो है वो ऐसा वोटर होगा जो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनका वोट दिखा देगा कि साहब देखिए मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम इसमें है, तो मैं भी जेन्युइन हूं, जेन्युइन निवासी हूं, मेरा वोट है। तो ये संख्या लगभग 5 करोड़ हो जाती। 1 करोड़ वोटर जो वो हटना ही था, डेड वोट जो था उसको हटना था, तो ये संख्या 6 करोड़ हो जाती। बचते 1.5 करोड़ वोटर। 1.5 करोड़ वोटर को चुनाव आयोग का मानना था कि अपने दस्तावेजों से अपनी पात्रता प्रूव करनी थी, कम से कम 1.5 करोड़ लोगों के, मतलब उनके कागज जांचे जाते। लेकिन हैरानी की बात यह है, उस 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने भी अपना नाता किसी ना किसी तरह एसआईआर से बता दिया, और वो गलत है, फर्जी है, मतलब वो लिंक है नहीं। किसी ने दिखा दिया मेरा नाम है, मैं तो, मेरी दादी ये थी, मैं यहां से, मेरे दादा यहां से, मेरे पिताजी यहां से, ये कोई लिंक नहीं है। चुनाव आयोग के सोर्सेस कह रहे हैं कि ये एररनेस है, ये फ्रॉडुलेंट लिंक्स बताए गए हैं। 50 लाख लोगों ने सीधे सीधे बता दिया साहब कि हमारे पेरेंट्स और दादा दादी जो है वो थे, जबकि वो नहीं है, मतलब उनका फैमिली ट्री नहीं मिलता ऐसा। तो अब वो 1 करोड़ 20 लाख लोगों का जो है ये संदेहास्पद, वो डाउटफुल कैटेगरी के अंदर आ गया है, जिनके फॉर्म आ गए हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। तो सर ये गलत फॉर्म कैसे भरे? देखिए, ममता बनर्जी मजबूरी तो है, जब तक आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करते हैं, और जब तक जो बीएलओ हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इनुमरेशन फॉर्म जो है वो ठीक से भर करके और दे दिया जाए और उसकी जांच कर ली जाए, ये तभी सब संभव है जब वहाँ पर ममता बनर्जी का शासन नहीं हो। ममता बनर्जी के शासन में रहते हुए वहाँ चुनाव शुद्धिकरण प्रक्रिया सही होगी, ऐसा मानने का कोई कारण मैं नहीं देखता हूँ। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री खुलेआम ये घोषणा करती हो, खुलेआम घोषणा करती हो कि हम एक को भी बाहर नहीं जाने देंगे यहां से, बांग्लादेशियों का घुसपैठ यहां पर है भारत में, उसे वो स्वीकार नहीं करती हैं। उसे यह स्वीकार नहीं है कि यहां पर बंगाल के अंदर जो है वो रोहिंग्या है। इसके बावजूद कि वो महिला संसद के अंदर जो पन्ने फाड़ती हो, टेंट्रम्स करती हो, स्पीकर के आसन के सामने जाकर के चिल्लाती हो, सारी मर्यादाएं लांघ गई हो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना है, वो महिला यदि मुख्यमंत्री बन जाने के पश्चात, चूंकि वो सारे के सारे घुसपैठियों का वोट इनके हाथ में ट्रांसफर हो गया है और सत्ता का एक बहुत बड़ा वो मजबूत गढ़ बन गया है उनके लिए, उसके लिए वो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि वो कहते हैं कि मुख्य में जो अमित शाह है वो दुर्योधन है, वो दुशासन जैसे यहाँ के हैं। तो क्या अमित शाह क्या महिलाओं के प्रति ये दृष्टि है? आप क्या करना चाहते हैं? साथ में ये भी जोड़ रही हैं महिलाएं होशियार रहना, तुम्हारे वोट नहीं कटे। ये मानसिकता क्या बताती है? ऐसे लोगों से आप सीधी भाषा में निपट नहीं सकते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं
इसका सीधा सीधा मतलब है कि यदि, जैसा कि अमित शाह जी ने लोकसभा में कहा था कि इतने 100 किलोमीटर जो है वहां पर बाड़ नहीं लगाया जा रहा है। आप मेघालय का एरिया शायद आपने नहीं देखा है, मेघालय और बांग्लादेश की जो बॉर्डर लगता है वो दलदल एरिया है, वहां पर भी हम लोगों ने काम कर लिया है। इसका एक ही उपाय है कि आप ऐसे तत्वों को, ऐसे मुख्यमंत्रियों को डंडे के जोर पर हांकिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डंडा होता है, भारत सरकार के पास वो है। 356 लगाने से पहले भी आपके पास आर्टिकल उपलब्ध है। यदि वो नहीं करते हैं तो वो भी सही करने की आवश्यकता है, लेकिन जरूर करने की आवश्यकता है। लेकिन अब ये हमने पहले भी आपको एक खबर दी थी कि बंगाल में तो बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत की कि हजारों बूथ पर सारे फॉर्म भर के आपको वापस मिल गए, मतलब कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई 25 साल में, कोई जगह छोड़ के नहीं गया है, तो ये सब फ्रॉड हुआ है, इसको जांचिए। सौरभ जी, वसीरहाट, मालदा, 24 परगना, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो उनको बीएलए हैं, उनकी हिम्मत है जाकर के वो उनका जहां पर पुलिस नहीं जाती हो, जहां पर पुलिस नहीं जाती हो। अब मेरा सवाल ये है कि अब ये जो 1.25 करोड़ के करीब डाउटफुल फॉर्म लौटे हैं चुनाव आयोग के पास, उनका अपना अनुमान था कि भाई ये इनके तो 1.5 करोड़ लोगों के कागज जांचने पड़ेंगे उनको, लेकिन वो तो फॉर्म भर के नाता बता दिया कि हमारे तो साहब बाप दादा यहीं के ही हैं, हमने तो लिंक निकाल दिया, तो इसमें से मोटा मोटा वोट कटने की गुंजाइश है। हाँ, कल चुनाव आयोग ने कल बताया कि लगभग 58 लाख वोट कटेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो फॉर्म है उसमें से लगभग 58 लाख 8,200 के करीब वोट कटने की संभावना बन रही है। और 58 लाख वोट भी कटते हैं, अगर 1.25 करोड़ में से 50% वोट भी अगर कट जाता है तो एक बड़ी संख्या होगी। 58 लाख अगर वोट कटते हैं, अब तो फॉर्म भरने की डेट चली गई 16 अक्टूबर को। ये उनके अलावा है जो मृत हो गए या डुप्लीकेट हो गए, हाँ, उनके अलावा 58 लाख नाम कटने की संभावना कल रात को चुनाव आयोग ने डाटा जारी करके कहा है, और कहा है कि 16 तारीख को इसके ड्राफ्ट रिपोर्ट आएगी, तब एक्चुअल स्थिति मालूम पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरीके से लगातार इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लोगों को धमकाने का, तमाम लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का, और ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये 4 नवंबर को ये प्रक्रिया शुरू हुई तो टीएमसी ने एक अपना ऑफिस सेटअप कर लिया था हर जिले के अंदर कि जितने जल्दी हो सके इनके नगर निगम से इनके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाए और इनके फॉर्म बनाकर इनका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाए। तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी थी लोगों की अपना फॉर्म बनाने के। वो कौन लोग थे जो फर्जी वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स नगर निगम से बना रहे थे? टीएमसी उनके अपने अधिकारियों पर, कलेक्टर पर दबाव डाल के बनवा रही थी और उसके आधार पर वोटर कार्ड बने। तो मुझे लग रहा है कि अब जब चुनाव आयोग स्ट्रिक्टली इसका जब जांच करेगा तो उसमें से नाम निकल कर आएंगे। ममता बनर्जी कहती है मैंने फॉर्म नहीं भरा, लेकिन आप वही देखिए कि वहाँ गवर्नर जो है सीवी बोस साहब, वो कह रहे हैं कि भाई मैं बंगाल से एक इमोशनल अटैचमेंट फील करता हूँ और मैं केरल से अपना नाम कटवा कर बंगाल का मतदाता बन रहा हूं। और कल उन्होंने फॉर्म 8 भरा है वहां पर, मतलब सीवी बोस साहब बंगाल के मतदाता बन रहे हैं, केरल से अपना नाम शिफ्ट कर रहे हैं। और जो बंगाल में मां माटी मानुष की बात करती है ममता बनर्जी, वो कहती है कि भाई मैं फॉर्म नहीं भरूंगी, यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, यहाँ कोई रोहिंग्या नजर नहीं आता। भाई हमीरपुर बॉर्डर पे तो दिख रहा है कैसे लोग लाइन लगा के जा रहे हैं। और ममता बनर्जी, लोग कह रहे हैं कि हम घुसपैठी है, लोग कैमरे पे कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, हम आ गए थे, हमें वापस बांग्लादेश जाना है। उसके बाद में ममता बनर्जी कह रही है कि भाई वो घुसपैठी नहीं है। और जिस तरीके से अमित शाह जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते चुनाव बहुत निष्पक्ष हो जाने की संभावना कम है। राज्य सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, उसके बाद वहां अगर चुनाव होंगे तो साफ सुथरा चुनाव होगा। लाखों लोग पलायन कर गए चुनाव के बाद की हिंसा के बाद, तब जो काम नहीं हुआ। 3 बार 355 की रिपोर्ट आ चुकी है राज्यपाल के यहाँ से, लेकिन मोदी सरकार ने तय किया कि हम राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। 3 बार रिपोर्ट आ चुकी है। प्रोफेसर साहब ने कहा ना राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले भी होता है, वही 355 वही है, उसकी 3 बार रिपोर्ट आ चुकी है गवर्नर की। और धनखड़ जी ने तो एक समय में कहा था कि ये मैं तय कराऊंगा कि 355 भी इन्वोक नहीं किया ना, नहीं हो पाया ना, रिपोर्ट आई लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ये जो अब ममता बनर्जी ने जो स्टैंड लिया है, मुझे ऐसा मतलब मेरी फीलिंग है ऐसी, बाकी मेहमान अपनी बताएं, ये ममता जी कर तो रही हैं वोटर को अपने कंसोलिडेट करने के लिए, मुझे लग रहा है काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। जब वो कहती हैं कहाँ है घुसपैठिया दिखाओ, तो टीवी तो अब तो हर घर में है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो सबने वो तस्वीर देखी कि घुसपैठिया बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागे, सबकी बातें भी सुनी। तो वो नहीं महसूस कर रहा होगा कि मेरी मुख्यमंत्री क्या कह रही है, कि मेरे राज्य में कोई घुसपैठिया नहीं है और मेरी मुख्यमंत्री फॉर्म हमसे कहती ना भरो और खुद भर देती है। ये क्या काउंटर प्रोडक्टिव ममता बनर्जी के लिए नहीं होगा त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए काउंटर प्रोडक्टिव तो उनके लिए दूसरी सारी चीजें होने जा रही हैं। ये वाला हिस्सा तो उनकी शैली है, और कई बार नेता को ये भ्रम हो जाता है कोई एक काम करते करते कि यही हमारे लिए काम करेगा, लेकिन उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव जो होने जा रहा है वो ज्यादा खतरनाक बात है।
बाबरी मस्जिद की नींव देश में कहीं रखी गई तो उस जगह का नाम है मुर्शिदाबाद, राज्य है पश्चिम बंगाल, विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस से, अब उनको निलंबित किया गया। अच्छा, वो हुमायूं कबीर आईपीएस वो दूसरे हैं, ये दूसरे हुमायूं कबीर हैं, उनका स्पष्टीकरण है। दूसरा, पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर जो घटनाएं आई उसमें कौन लोग शामिल दिखते हैं? शेख शाहजहां से लेकर ऐसे ढेर सारे लोगों का नाम आता है। जब कहा जाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, पता चलता है कि वो तो तृणमूल कांग्रेस का जो वहां सिंडिकेट कहा जाता है, जो कम्युनिस्ट पहले चलाते थे, उस सिंडिकेट का वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। तीसरा, जो वहां की ब्यूरोक्रेसी है इतनी ज्यादा, वो सेंट्रल कैडर के लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस ब्यूरोक्रेसी ने लगातार डिफाई किया है। जो सेंट्रल के ऑर्डर्स होते हैं, ये अकेला राज्य है जिसके चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा सरकार को नोटिस देनी पड़ी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ी। ऐसे में मुझे लगता है कि वहां का एक वर्ग है जिसको ये लगेगा, और बार बार जिस तरह से वो कह रही है ना कि एक को भी निकाल के दिखाओ, हम देखते हैं कैसे निकाल दिए जाएंगे, मुझे लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव इस बार जो बंगाल की, जिसको बार बार बंग क्रांति, जिसको बार बार हिंदू पुनर्जागरण, जिसको लोकसभा और राज्यसभा में बहस के दौरान वंदे मातरम, वो काउंटर प्रोडक्टिव होने जा रहा है। इसका एहसास शायद ममता बनर्जी को भी नहीं हो पा रहा। अब मैं आपको एक बड़ी अजीबोगरीब सी खबर देता हूं। कल बंगाल की खबर है, कोलकाता की। कोलकाता में अभी आपको मालूम है एक सामूहिक गीता पाठ का कार्यक्रम हुआ, उसमें लाखों लोग जुड़े थे। तो वहां पर एक मुस्लिम शख्स रियाजुल नाम का व्यक्ति था, गरीब आदमी, वहां पहुंच गया। इसकी 3 लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई क्यों कर दी इसकी? बताया गया कि यह धार्मिक कार्यक्रम था, गीता का पाठ हो रहा था, और यह व्यक्ति वहां पर चिकन पैटीज बेचने के लिए पहुंच गया। अब लोगों ने पूछ लिया क्या बेच रहे हो? कहा ये जी चिकन पैटी है। इसको 3 लड़कों ने पकड़ लिया, जाहिर है हिंदू लड़के थे वहां पे, पकड़ा इसको, इसकी पिटाई कर दी। जानकारी हुई, पुलिस को पता चला, पिटाई करने वाले 3 लड़कों को पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने भाई ठीक है कानून हाथ में लिया था। अब ये तो ठीक चले कि ये तो पुलिस ने कार्रवाई की, आगे क्या हुआ? अब हिंदू संगठन ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए। अब जब ये लड़के पिटाई करने वाले जमानत पर छूटे तो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें सम्मानित किया और कहा कि उनका यह पहला फर्ज है कि अपने धर्म और हिंदू भाई बहनों की वो रक्षा करें। ये देखिए, ये फोटो जारी की गई उस सम्मान समारोह की। तो वो जो आप जिस ओर इशारा आप कर रहे थे, पोलराइजेशन वगैरह, वो सब ये भी वही उसी की दिशा में है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मतलब वो गरीब की क्या गलती थी भाई, जो मतलब लेकिन कानून के तोड़ने वालों को तो सम्मानित कर रहे हैं ना आप। ये कानून तोड़ने वाला काम तो था ही, और चिकन पैटीज बेचना तो कानून तोड़ना काम नहीं है। अपराध नहीं मानता, अपराध नहीं है। और क्या बंगाल में भीड़ देखी वो पहुंच गया, और बंगाल में हिंदू लोग क्या चिकन नहीं खाते? ऐसा भी नहीं है। और वो एक गरीब आदमी बोला, नहीं तो वो ये भी बोल सकता है कि क्या बेच रहा हूँ क्या नहीं बेच रहा हूँ, झूठ भी बोल सकता है, वो पैटीज बेचने वाला है। लेकिन सब लोग अपने अपने तरह से पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता जी तो हमेशा इस एक्सरसाइज में लगी ही रहती हैं, वो लगी हुई हैं, जो अभी जितना भाषण आप सुना रहे हैं उससे भी लग रहा है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो देश के सारे हिस्सों में तो ऑटोनोमस बॉडी होता है और बंगाल में नहीं होता। ये कैसे है, मुझे नहीं समझ में आया। या बंगाल में सबसे कमजोर होता है कि वहां उसकी सरकार के आगे नहीं चलती। फिर यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर शिकायत करते हैं तो आपको लगता है, आपको मतलब हम सबको लगता है कि ये वाजिब शिकायत है, वहां पर गड़बड़ी हो रही है। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में शिकायत करें तो आपको लगता है ये फर्जीवाड़ा है। नहीं सर, शिकायत का नेचर भी तो होता है ना। नहीं, नेचर आप थोड़ी तय करेंगे। पर 25 साल में कोई व्यक्ति नहीं मरा, ये बताया जा रहा है, तो ये तो दिख रहा है ना गलत ये है। तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा ना। हम अपने तरफ से ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने भी शिकायत कर दी, ठीक है, शिकायत करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता शिकायत करे तो वो वाजिब शिकायत है। नॉन बीजेपी कार्यकर्ता हमने हाईलाइट इसीलिए किया क्योंकि अभी तक ऑपोजिशन वाले शिकायत करते थे, अब तो बीजेपी भी शिकायत कर रही है। तो वो इसलिए कर रही है क्योंकि वहां उनकी नहीं चल रही। उत्तर प्रदेश में जब दूसरों की नहीं चलती तब आपको लगता है कि नहीं इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है। इस खबर पर बोलना चाह रहे हो सर? देखिए, विजय जी जो हैं वो बहुत जिसको निश्चल मन से बोल रहे हैं, ये बातें बड़े निर्दोष मन से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं, कुछ बार होता है ना कि वो हम सब कई बार होता है ना, हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी के कुकर्म और देशद्रोह के स्तर तक जाने वाला काम क्या है। हम सब जानते हैं कि अखिलेश की गुंडागर्दी क्या है और अखिलेश किनको बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन चीजों को नहीं बचाने का प्रयास कर रही है बिहार के अंदर। हम सब जानते हैं कि लालू और उनके वंशज किसको बचाना चाहते थे। उसको हम टेलीविजन पर आकर के हम कहें कि दोनों बातें, दोनों को एक साथ इक्वेट कर दें, एक ही कटघरे में आकर के खड़ा कर दें, बड़ा अन्याय होगा। इस पर क्या कहेंगे? और दूसरी बात,
जो पिटाई किया, कई बार तो मेरा मन करता है ना कि अब हिंदू कुछ भी प्रतिक्रिया कर रहा है ना, तब उसके बारे में बोलना बंद कर दें कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि हिंदुओं के साथ इतना इस देश में गलत हो रहा है कि अब ऐसी हर चीजों को मुझे मन करता है कि मैं जस्टिफाई करूं कि बिल्कुल ठीक किया है। नहीं, ऐसा वहां मत पर कीजिए आप। सुन लीजिए मेरी बात, वो वहां पर गीता पाठ का आयोजन हुआ था, क्या जरूरत थी वहां जाकर के ये करने के लिए, चिकन बेचने के लिए? क्या आवश्यकता थी जाकर के ये करने के लिए? हो सकता है उसको ना मालूम है या गीता पाठ हो रहा है। अरे पूरे चारों ओर भगवा ध्वज लगे हुए हैं, वो चारों ओर हो रहा है, गीता पाठ लिखा हुआ है सारे जगह, बांग्ला, ऐसा तो है नहीं कि वो हिंदी में लिखा हुआ था बैनर। ये नहीं मालूम कि वो नहीं, ग्राउंड के अंदर वो जाके हिंदी बेच रहा में था, बैनर तो या लिखा बाहर हुआ नहीं। सड़क पे बेच रहा था, वो जो भी कर रहा था, क्या वो कोई कानूनन अपराध कर रहा था? मैं कह रहा हूं वहां आप जाकर के सेंटिमेंट्स को भड़काते क्यों है? वहां पे जाकर के किस लिए वहां पर जाकर के हिंदुओं के सेंटिमेंट भड़काने के लिए हो? वहां तो गीता पाठ का धार्मिक आयोजन हो रहा था, वो कोई राजनीतिक आयोजन तो था नहीं वहां पर। आप पिटाई करने वालों के साथ हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरा मन करता है कि इनके साथ ही खड़ा रहूं। समीर जी की क्या राय है इस पे? देखिए, तो जो 5 लाख लोग वहां पाठ करने बैठे थे, उसमें से कई लोग मुर्गा चिकन खाकर आके बैठे होंगे, और कई लोग पाठ करने के बाद घर पे जाके मुर्गा चिकन खाएंगे। 5 लोग तो पूरे कोई नॉन वेजिटेरियन होंगे नहीं किसी तरीके से। और यहाँ पर उनकी पिटाई हो रही है। और फिर गुजरात में भी तो देखिए ना, जो बलात्कार के आरोपी जेल से छूटते हैं तो उनका भी माला पहना के स्वागत किया जाता है। भाई कानून तो कानून है ना, कानून का काम होगा। अगर आप गलत कर रहे हो, पुलिस के हवाले करो, पुलिस जेल भेजेगी। वो अगर चला गया है वहां पर बेचने, तो वहां कोई मीट प्रतिबंधित का था, चला गया, उसे पकड़ के पुलिस के हवाले आप कर देते। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से होना, फिर छूट के आना, फिर उसका स्वागत करना, तो शुभेंदु अधिकारी तो कोई भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से निकला हुआ नेता तो है नहीं। वो तो तृणमूल कांग्रेस का नेता रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, प्रदेश अध्यक्ष बन, विपक्ष के नेता बन गए। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार क्या है? सम्मान करना चाहिए था, नहीं करना कभी चाहिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में कभी ऐसा नहीं है इस तरह के नेताओं को पार्टी मिले और आप उनका स्वागत करें। तो मतलब वो शुभेंदु चूंकि अधिकारी के टीएमसी से खिलाफ निकले कार्रवाई हुए करनी चाहिए हैं, तो पार्टी को। टीएमसी के संस्कार उन्होंने बताया, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है कह रहे हैं किसी बीजेपी के अपराधी का संस्कार सम्मान नहीं किया है। इसका जाए। मतलब बीजेपी को शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चलिए चाहिए। अच्छा, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला भी होना है, और बताया हमको ये जा रहा था कि उससे पहले बीजेपी का यूपी का प्रदेश अध्यक्ष तय होगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कई राह खुलेगी। तो अब खबरें हमें कुछ मिल रही हैं, कुछ नाम जो हैं वो तय हुए हैं। इसमें पंकज चौधरी जो हैं उनका नाम चल रहा है, यूपी के पूर्व सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह के नाम पर चर्चा है। और अब वैसे यूपी के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन और चुनाव की तारीख का ऐलान वो भी किया जा चुका है। और लखनऊ में अभी आने वाले कुछ दिनों में जो है ये चुनाव होगा। तो मतलब ये काम तो बस अब होने ही जा रहा है, ये क्लियर हो गया। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। जी देवेंद्र। और सौरभ, पहली चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगले अध्यक्ष के तौर पर एक ओबीसी चेहरे को सामने लेकर आ रही है। और कल दिल्ली में जो बैठक हुई इस बाबत, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष, और इन तीनों के अलावा संघ के तरफ से बीजेपी को जो देखते हैं अरुण जी, इन चारों की बैठक हुई थी। तकरीबन 1.5 घंटे की वो बैठक हुई थी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पे, और वहाँ पर 2 नाम को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। उन 2 नाम की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि पंकज चौधरी जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पहला नाम ये, और दूसरा नाम धर्मपाल सिंह जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं। ये दोनों ही ओबीसी फेस हैं। पंकज चौधरी की बात करें तो कुर्मी फेस हैं, धर्मपाल सिंह की बात करें तो वो लोध फेस हैं, लोध कम्युनिटी से आते हैं, आंवला से विधायक हैं, 5 बार के वो विधायक हैं। पंकज चौधरी के प्लस पॉइंट की अगर पंकज सौरभ बात कर लें तो 1991 में पहली बार लोकसभा जीते थे। उससे पहले गोरखपुर के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, 91, 96, 98, 2004, 2009 में एक चुनाव हारे, फिर उसके बाद 14, 19 और 24, यानी कि 7 बार के एमपीओ रहे हैं, और बीच में सिर्फ 1 बार चुनाव हारे हैं 1991 के बाद से। लेकिन अगर माइनस पॉइंट की बात कर लें सौरभ, प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि कुर्मी कम्युनिटी क्या है, लगभग 4% यूपी में आबादी है कुर्मी जाति की, और पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से कुर्मी वोट खिसका, और वहाँ पर एक बड़ा डेंट हुआ था और बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में झटके के लिहाज से, और उसको डैमेज कंट्रोल की कैसे किया जाए उस लिहाज से ओबीसी फेस को आगे लाना था। ओबीसी फेस में कुर्मी फेस को प्राथमिकता दी जा रही है। इन दोनों नामों पे भी सौरभ अगर बात कर लें तो आगे नाम पंकज चौधरी का रहेगा। हालांकि उनके डिमेरिट की बात करें तो डिमेरिट ये है कि सांगठनिक अनुभव नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये भी गोरखपुर से ही आते हैं। गोरखपुर से हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं से आते हैं। और सौरभ एक चीज़ और है कि इन दोनों के बीच
लोकल लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसमें अच्छे इक्वेशन नहीं बताए जाते हैं। पंकज चौधरी का आपने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा होगा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने मंच शिरकत किया हो, या पंकज चौधरी को आपने गोरखपुर में कभी नहीं देखा होगा योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पे। आमतौर पे ऐसी तस्वीरें नहीं नज़र आती हैं और ये बताया जाता है गोरखपुर में कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। ये एक ज़रूर बात है कि क्योंकि संगठन का अनुभव नहीं है और उस कंडीशन में यहाँ से जब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, इन दोनों अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। वहाँ BL संतोष एक बार मुख्यमंत्री की भी राय लेंगे, लेकिन इन दो नाम में से ही एक नाम पर मुहर लगेगा, ऐसा टॉप सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी दी जा रही है और इनमें भी पंकज चौधरी का नाम बहुत आगे बताया जा रहा है। आज रात तक फाइनल नाम पे मुहर लगा दिया जाएगा, लेकिन पंकज चौधरी के बारे में फिलहाल ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि रेस में बहुत आगे नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को लेके। सिर्फ देखना ये होगा कि BL संतोष जब लखनऊ जाते हैं, योगी आदित्यनाथ से उनकी बातचीत होती है, उसके बाद फिर वो फीडबैक दिल्ली आएगा और तब आज रात में PM मोदी उस बाबत अंतिम फैसला करेंगे कि किस नाम को आगे किया जाएगा कल नॉमिनेशन के लिए। और वो नॉमिनेशन एक औपचारिकता होगी, हम सभी जानते हैं। सौरभ। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, सारे समीकरण भी बता दिए और संबंध कैसे हैं एक दूसरे से वो भी आपने बता दिया। बहुत धन्यवाद आपका। तो पंकज चौधरी और धर्मपाल चौधरी, ये दो नाम जो हैं, धर्मपाल सिंह माफ कीजिएगा, ये दो नाम जो हैं वो बता रहे हैं कि आगे हैं और इनमें भी पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों ही OBC हैं, तो मतलब बन रहा है कोई OBC समाज से ही। तो पहले ये बताएं त्रिपाठी जी, मैं चलिए नामों पे बाद में बात करूंगा, यूपी का अध्यक्ष इतना इंपॉर्टेंट क्यों? कई लोग जो बहुत ज्यादा राजनीतिक अवेयर नहीं वो सोच रहे होंगे भाई साहब एक प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनना इतनी बड़ी क्या बात है? देखिए, एक तो ये कि 80 सांसदों वाला राज्य है, दूसरा ये कि जो संघ की अगर कहें बार बार, चूंकि गोधरा और गुजरात होने के बाद ये कहा जाने लगा और जो जिसको मैं मिसप्लेस्ड मानता हूँ कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला दरअसल उत्तर प्रदेश है और संघ के लिहाज से कहें तो मध्य प्रदेश है। संघ संगठन के लिहाज से मध्य प्रदेश जैसी जगह नहीं है और संघ की प्रयोगशाला के लिहाज से कहें राम मंदिर यहाँ है, काशी यहाँ है, मथुरा यहाँ है, प्रयागराज यहाँ है। तो यानी जो सांस्कृतिक धुरी है हिंदू राष्ट्र की, हिंदू होने की, वो उत्तर प्रदेश आती। तो सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें और हिंदू वाली जो धुरी है वो यहीं टिकती है। अब योगी आदित्यनाथ यहां मुख्यमंत्री हैं। 2017 से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई, यानी विधानसभा में जो 2014 में लोकसभा में थी उसके लिहाज से ठीक आया, लेकिन 19 की लोकसभा घटी, 22 की लोकसभा घटी और 22 की विधानसभा घटी और 24 की लोकसभा तो एकदम घट गई। यानी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, पहले 27 का लोकसभा विधानसभा और फिर 29 का लोकसभा। अब इसमें एक चीज और समझना है, पिछले लंबे समय से बार बार ये कहा जा रहा है कि समीकरण कैसे होगा। तो एक ये तरीका है कि जो बीजेपी का बहुत पुराना फॉर्मूला है, ये 90 के दशक के बाद आजमाया जाने लगा था और जो धर्मपाल जी का नाम लिया जा रहा है लोध के तौर पर, तो कल्याण सिंह बड़े लोध नेता थे, उनके पोते अभी मंत्री हैं, हालांकि वो उस तरह के प्रभावी नहीं। तो एक क्या कोई OBC कम्युनिटी से आए और ये समीकरण चले जो अभी चल रहा है। दूसरा समीकरण यह है कि क्या, अच्छा इसमें दोनों समझिए, अगर OBC के पक्ष में कहेंगे तो कहेंगे कि भाई ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ हैं तो योगी जी को क्या आप राजपूत में गुनेंगे या संत के तौर पर मानेंगे। फिर इधर केशव मौर्य OBC से हैं तो OBC ब्राह्मण दोनों एक तरह से उप मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों के पक्ष में तर्क है। लेकिन ब्राह्मण के तौर पर देखें तो अध्यक्ष जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे, उसके बाद मतलब समीकरण के तौर पर देखें तो दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। अब ब्राह्मण अध्यक्ष लगभग तय हो गया था, लगभग अमित शाह ने उस नाम को फाइनल कर दिया था, लगा कि ये अध्यक्ष होने जा रहे हैं। पिछले कुछ समय में वो स्थितियां बदली और अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जाति वाला दबाव है उसमें वो आ रही है। अब सवाल एक, लेकिन उसमें भी किसको देगी, क्योंकि अगर मौर्य कहेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको लेकर जाएगी, और अगर लाएगी तो क्या बदलाव करेगी। पंकज चौधरी के बारे में सिर्फ एक बात मैं कह दूं, पंकज चौधरी बहुत भले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में महाराजगंज में, यहीं से जो सुप्रिया श्रीनेत के पिता एक बार सांसद हुए थे, उसके बाद तो सुप्रिया तो 40-50 हजार वोट उनको मिले थे, महाराजगंज से, गोरखपुर से सटा हुआ है, तो वहां से जीते हो, बड़े गजब बढ़िया नेता है। लेकिन अध्यक्ष के तौर पर आप समीकरण में जोड़ रहे हो, बात अलग है, न वो पूरा प्रदेश उस तरह से जान देख पाएंगे, ना वो बहुत उपयोगी है। कह रहे थे कोई अनुभव नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो दोनों जो नाम है वो आपको जाति भर बिठाने के लिहाज से सही है, धर्मपाल जी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, उनसे बेहतर कह सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के नेता के तौर पर वो नहीं है, वो स्थिति नहीं। तो तय हो गया ना कि OBC चेहरा दे रही है बीजेपी, बिल्कुल। पर आप इन्हीं दोनों में से अगर कोई, और वैसे भी एकदम गोरखपुर से ही दोनों कैसे हो जाएंगे थोड़ा सा, और उनकी उम्र भी हो गई। गोरखपुर से दूसरे कौन? अरे महाराजगंज गोरखपुर तो होगा, योगी आदित्यनाथ। हाँ सर,
अगर पंकज चौधरी का देखें तो एक उम्र भी हो गई है, 7 बार के भले ही वो सांसद है, 61-62 20 to 60 ईयर्स ओल्ड के है वो। इस उम्र में इतना भारतीय जनता पार्टी युवा मुझे लगता है कि तरफ जाएगी। और हाथरस के जो एक सांसद है वाल्मीकि, अनूप वाल्मीकि, उनके नाम की भी मुझे संभावना लग रही है, शायद वो भी बन सकते हैं, या फिर अमलपाल मौर्य जो राज्यसभा में सांसद है वो बन सकते हैं, या BL वर्मा। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की तरफ बढ़ेगी, लेकिन जो भी अध्यक्ष बनेगा मुझे लगता है वो योगी के साथ उसकी ट्यूनिंग ठीक रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जिसकी योगी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है उसको सीधे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और 2027 का, क्योंकि संगठन भी चाहेगा, संघ भी चाहेगा और प्रधानमंत्री मोदी भी चाहेंगे कि भाई सरकार और संगठन एक साथ एक कदम ताल करते हुए दिखे, सरकार अलग चले संगठन अलग चले, ऐसा नहीं हो। तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ की राय अंतिम होगी। और जब अभी कुछ दिन पहले अरुण कुमार जी और BL संतोष जब लखनऊ में गए थे, योगी के साथ 1 घंटा बंद कमरे में बैठे हुए थे, तब योगी आदित्यनाथ ने तमाम समीकरण 2027 को लेकर बता दिए थे। वो समीकरण लेकर BL संतोष जी ने प्रधानमंत्री मोदी से भी 4 दिन पहले लोकसभा में बैठक की थी कैबिनेट में। तो आज नाम तय होगा। मुझे लग रहा है कि अब योगी जी की राय को तरजीह दी जाएगी। निश्चित रूप से योगी जी की जो राय होगी, या ये भी हो सकता है कि जो केंद्र का हो ना योगी का हो, कोई न्यूट्रल आदमी बना दिया जाए, दो किसी गुट का ऐसा कैसे होगा? हाँ चलिए सर, अब सबकी राय तो आगे बढ़े, बहुत खबरें हैं जी सर। ठीक आगे। तो राहुल गांधी की बात मैं आपसे कह रहा था कि हाँ एक और नेता का झूठा मैं बोलना तो राहुल गांधी की बात मैं बोलना तो चाहता था, लेकिन लगा कि चुप रहें तो ज्यादा अच्छा है। आगे बढ़िए। आपको कह रहे हैं तो कह लीजिए। नहीं, आगे बढ़िए। अच्छा चलिए ठीक है, ब्रेक में बात करेंगे हमसे राहुल ये आप बता नहीं रहे हैं कि ये वाला तो मान लीजिए टॉप करेगा, ब्रेक वाला कितना टॉप करेगा? अच्छा राहुल गांधी जी, क्या राहुल गांधी ने झूठ बोला? राहुल गांधी जी 88 मिनट की मीटिंग की उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ, मुख्य सूचना आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सूचना आयुक्तों को चुनने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं वहां अपना एतराज जता के आया हूं क्योंकि जितने नाम थे उसमें से केवल एक नाम पिछड़ी जाति से था, तो ना उसमें कोई SC ST OBC ना माइनॉरिटी, ये उन्होंने कहा केवल एक नाम था इन सब समाज से, जिसको वो कहते हैं ये तो 90% है देश का, उसमें से एक नाम उन्होंने कहा था। लेकिन क्या सिक्सर मारने के चक्कर में फिर राहुल गांधी हिट विकेट हो गए? अब क्या जानकारी आई है? अब जानकारी आई है कि सूचना आयुक्तों को चुनने के लिए जो मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री गृहमंत्री राहुल गांधी जिसमें थे, राहुल गांधी ने उसमें विरोध दर्ज कराया, आरोप लगाया शॉर्ट लिस्ट में अनुसूचित जाति जनजाति OBC EBC समुदाय नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है। दावा किया संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों में नियुक्तियों में SC ST OBC EBC और अल्पसंख्यक समुदाय को बाहर रखना एक व्यवस्थित तरीका है, साजिश है। लेकिन यह बात झूठ निकली। असलियत यह निकली कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना 2005 में हुई थी। 5 से 14 तक यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान SC ST समुदाय से कोई व्यक्ति नहीं रहा, हमने आपको बताया था। और जो आउटगोइंग चेयरमैन थे, मुख्य सूचना आयुक्त थे, वो दलित थे। लेकिन क्या कोई नाम नहीं था इन समाज में से? अब यह बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि उस पैनल में, जिस पैनल में से नाम फाइनल होते, जो लिस्ट दी गई थी राहुल गांधी को, उसमें एक SC, एक ST, एक OBC, एक माइनॉरिटी और एक महिला, 5 नाम थे। चलें आप जाति की बात करनी है, धर्म की बात करनी तो महिला को भी आउट कर दीजिए, तो 4 नाम तो मिनिमम थे, SC ST OBC और माइनॉरिटी। ये 4 नाम तो थे ही थे। महिला को उसमें इसलिए जोड़ के बताया जा रहा है कि भाई डिसएडवांटेज ग्रुप्स में से तो हम उसमें जोड़े, तो ये 5 नाम तो थे। तो राहुल जी ने तो क्यों बोला फिर राहुल गांधी ने? अब राहुल गांधी को किसी ने क्या जाति गलत बता दी इन लोगों की? जैसे हम को कुछ लोगों को लग रहा होगा चौधरी जो है ये भी होते, OBC भी होते हैं, कुर्मी भी होते हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसे मत कहिए कि महिला को आउट कर दीजिए, क्योंकि प्रियंका जी वैसे ही बहुत, मतलब वो अंग्रेजी में क्या लेफ्ट आउट होता है, क्या होता है, तो अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी नहीं, वो बड़ा महसूस कर रही है आजकल। नहीं तो क्या ये झूठ था राहुल गांधी ने कहा? देखिए, राहुल गांधी का सच से कोई नाता नहीं है। राहुल गांधी अधिकांश समय जिसको कहते हैं ना इम्पोर्टेड विजडम पर ही काम करते हैं। उनका अपना कुछ होता नहीं है, कोई और देता है, उसी को जो परोसता है उसी को आगे बढ़ाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते या एक राजनेता के नाते ये आवश्यक बनता है कि आपको अपनी जानकारी और समाज और राजनीति के बारे में आपको अपनी समझ होनी चाहिए। जब अपनी समझ होगी तब आप उसका बेहतर विश्लेषण भी कर सकेंगे। जातियों के बारे में भी राहुल गांधी को भारतीय समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं। वो उतनी ही बातें जानता है जितनी बातें उनको 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए उनके सलाहकार या उनको बताने वाले लोग बताते हैं। और जो भाषण में दरमियान या कहीं पर भाषण देना हो या संसद में बोलना हो जी, उससे काउंटर यदि प्रश्न उनसे कर दिया जाए तो उनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। सही बात क्या है
कि जो आज अखबार में पूरा खुल करके आया, जिसका आपने चर्चा किया, 11 नाम ही तय होने थे और 11 नाम में सभी वर्गों से थे, यहां तक कि माइनॉरिटी का भी था उसमें। ये मैं इस आप में नहीं, इसमें रहा है एक माइनॉरिटी के सदस्य का भी, एक माइनॉरिटी से भी मेंबर उसमें था, लेकिन राहुल गांधी ने इसको उनके लिए माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान होता है, उनके लिए सिख माइनॉरिटी नहीं है, जैन माइनॉरिटी नहीं है, बाकी माइनॉरिटी नहीं है, क्योंकि नाम नहीं, लेकिन हो सकता है मुसलमान ही नाम हो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उनके लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान संख्यक, मुस्लिम होगा तभी अल्पसंख्यक होगा, नहीं तो उनके लिए कोई मतलब नहीं सर, लेकिन आपने कहा पहले भी माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जो थे वो एक सिख कम्युनिटी से थे। नहीं, मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि उनको समाज की संरचना की वैसी जानकारी नहीं है, वो तो अलग बात हो गई कि उनको नहीं मालूम, लेकिन उनको तो ये बताया गया था ना, किसी ने उनको ये बताया कि आपके पैनल में उपेक्षित वर्गों से एक ही नाम था, उन्होंने बताया होगा। एक बात मुझे बताओ, फिर ये नाम कहां से आ गए? मैं सिर्फ एक ही लाइन जोड़ दूंगा, बाकी विजय जी कहेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपका अपना दिमाग क्या कहता है, आपका अपना विश्लेषण क्या कहता है। 2 दिन और रुक जाते, 3 दिन और रुक जाते, जरा उसके बारे में खूब जानकारी ले लेते। संसद के पटल पर जो बातें रिकॉर्ड में जा रही है, नहीं, उन्होंने ये कहा कि जिस दिन मीटिंग होनी थी उसी दिन मुझे वो जातियों का ब्रेकअप बताया गया, ये उन्होंने खबर में ये था, तो उसके बाद उन्होंने कहा मैंने जाकर प्रोटेस्ट। देखिए पहले तो सर प्लीज एक मिनट। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि मैं इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता राहुल जी को, कि यदि राहुल जी को जानकारी नहीं थी तो उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो सरकार की व्यवस्था होती है उसमें उन्होंने जब जानकारी दी जाति की भी, तो उन्होंने लिखा होगा कि ये SC जाति में कुर्मी और लोध नहीं बताया होगा, लेकिन SC ST माइनॉरिटी OBC ये तो बताया ही होगा। बिल्कुल। तो फिर यदि ये जानकारी दी गई तो क्या राहुल जी को इस बारे में जानकारी नहीं थी? ये इस झूठ, मतलब इसको मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि उनको ये जानकारी नहीं होगी कि कुर्मी कौन होता है और लोध कौन होता है या तेली कौन होता है, लेकिन उनको तो सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई होगी। मोटे तौर पर जैसे बनाया जाता है, वो फाइल को बनाया जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि भाई ये SC है, ये ST है, ये OBC है, ये माइनॉरिटी है, ये सब लिखा हुआ होता है। बिल्कुल। तो ये जानकारी तो राहुल जी को, तो उसमें गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है, मेरे हिसाब से गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। और उसके बाद भी उन्होंने बोला है, तो क्या मिसकम्युनिकेशन रहा, क्या जानकर उन्होंने झूठ बोला या उनको जानकारी नहीं दी गई थी, ये बहुत सारी बातें हैं। और मैं समझता हूं कि उनको बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए थी कि इस पर एक बार बात होती। अपना डिसेंट नोट उन्होंने दिया ही है, तो डिसेंट नोट देना तो उनका अधिकार है, ठीक है, डिसेंट नोट देकर। डिसेंट नोट दो तो फैक्ट पे दो ना। हाँ, जो वही कह रहा हूँ कि फैक्ट पर उसको चर्चा करनी चाहिए। इसलिए मुझे नहीं पता है कि आपने सरकार पे ये तोहमत लगा दी कि ये सारी ऊंची जाति के लोगों को भरना चाहती है, ये तोहमत लगा दी आपने। लेकिन इसमें पैनल नहीं, तो उसमें तो नुकसान उनका हुआ ना। तो वही ना, विश्वसनीयता उनकी और नीचे हाँ, जाएगी। उससे नुकसान उनका हुआ, क्योंकि अब तो ये नियुक्तियां होंगी ना, ये ऐसा तो है नहीं कोई हवाई चीज थी। भाई आप बैठे हुए थे उस मीटिंग में, कल को जब आएंगे नाम, जो जितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, ये 10 नाम जब आएंगे तो सब सामने आ जाएगा। और अगर उसमें दिखेगा, उसमें भी अगर कोई लॉपसाइडेड दिखता है तो हम फिर बात करेंगे, तो उस पर बात कर लेंगे, फिर बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन तो अभी तक तो ये लगा कि पैनल में हर समाज से नाम थे। एक बात, अब एक खबर पे नजर पड़ी, हो सकता है किसी को ये लगे कि यार आपने ये कोई इतना इंपॉर्टेंट आदमी तो नहीं था, इसकी बात क्यों कही, लेकिन वो आदमी इतना छोटा भी नहीं है जिसकी बात मैं आपको बता रहा हूं, और बातें जो कही हैं वो बहुत बड़ी हैं। कांग्रेस की मौजूदा हालत पर चिंता जताई है ओडिशा कांग्रेस के एक सीनियर नेता मोहम्मद मोकीम ने। ये कई बार के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्होंने सीधे राष्ट्रीय लीडरशिप के संकट पर सवाल उठाया। इन्होंने कहा हमारी सेंट्रल लीडरशिप पर संकट है और पार्टी को फिर से जिंदा करने के लिए गहरे स्ट्रक्चरल, संगठनात्मक और आइडियोलॉजिकल परिवर्तन करने की जरूरत है। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन तो चलिए हर किसी को परिवर्तन करना ही होता है, इन्होंने कहा आइडियोलॉजिकल परिवर्तन करने की जरूरत है कि हम क्या विचार पेश कर रहे हैं आज देश के सामने, जिसको देश ग्रहण नहीं कर रहा। अब मोहम्मद मुकीम ने पहले इन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी है और सीधे सीधे उसमें कांग्रेस की दुर्गति का कारण टॉप लीडरशिप और कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी बताया है। इन्होंने कहा है कि देश भर के सीनियर नेता भाई भतीजावाद, अंदरूनी लॉबिंग और पहचान न मिलने की वजह से निराश हो रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं सीनियर लीडर। इन्होंने दावा किया कि खड़गे राज में तो वो खुद 3 साल से राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा मैं 3 साल से प्रयास कर रहा हूं कि मैं राहुल गांधी से मिल सकूं। अभी सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस पार्टी का पिछले साल
और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिल गई, इनकी अपनी बेटी जीत गई उसमें भले। अब आप सोचिए वहां नवीन पटनायक की पार्टी के सामने कांग्रेस ही थी ना, कांग्रेस को ही हटा के वो आए थे और दशकों तक कांग्रेस ही वहां पर मुख्य विपक्ष था। वो स्पेस भी बीजेपी ने उनसे छीन ली पहले, फिर उनको सत्ता से ही बाहर कर दिया नवीन पटनायक। कांग्रेस का नंबर आया ही नहीं कहीं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई वो। तो इन्होंने कहा कि समय आ गया कांग्रेस को रिवाइव करें, और इसके लिए इन्होंने सुझाव दे दिया। खड़गे साहब की उम्र 83 साल है और खड़गे जी का अब कोई कनेक्ट नहीं है जमीन के साथ। और हम लोग जो है पार्टी के जो मतलब अपने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे खुद को खड़गे साहब से, किसी युवा व्यक्ति को दी जाए और प्रियंका जी को कोई सेंट्रल विजिबल रोल दें। विजिबल रोल उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, केवल दिखाने के लिए नहीं, उनको कोई काम का रोल दीजिए प्रियंका गांधी को। फिर उन्होंने 2-3 नाम और लिए हैं, DK शिव कुमार हैं, सचिन पायलट हैं, शशि थरूर हैं, ये लोग हैं, इन लोग इनसे आकर्षित होते हैं, इन लोगों को महत्वपूर्ण पद दिए जाए। सुनिए। मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे करोड़ों कांग्रेस वर्कर्स हैं जो डिसअपॉइंटेड हैं, डिसहार्टन है कि पार्टी अगर ग्रो नहीं किया, पार्टी अगर आगे नहीं आया, तो हम लोग इतना सेक्रीफाइस किए हैं पार्टी के लिए, हमारी क्या होगी। इसलिए हमने उनको एक लेटर लिखा है कि मैडम सोनिया जी, इस तरह से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की ज़रूरत है, नए लीडरशिप को सामने लाना ज़रूरत है। हमारे आदरणीय AICC जो मुखिया है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बट एज उनके फेवर में नहीं है, 83 साल उम्र हो चुका है। विरोधी दल अपोजिशन की पार्टी के मुखिया के हिसाब से जो दौड़ भाग, जो मेहनत करना चाहिए, जो लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है उनमें। तो इसलिए उन लोग सलाहकार रह के कुछ युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे पास प्रियंका जी हैं और भी बहुत सारे युवा हैं जो सामने आके कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। ये कह रहे हैं साल 2000 से कांग्रेस पार्टी राज्य में हार रही है उड़ीसा के अंदर। भी मैंने एक उदाहरण दिया कि एक बाई इलेक्शन हुआ, 83,000 वोटों से पार्टी वो चुनाव हार गई उड़ीसा का, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी, वो इलाका किसके कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी का, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। फिर उन्होंने ये लिखा, अच्छा इंटरेस्टिंगली इन्होंने अभी एक वो बात बोली, कल हमारे शाम के प्रोग्राम में शकील अहमद आए थे जिन्होंने भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी साहब मिल नहीं सकते, राहुल गांधी साहब मुलाकात नहीं कर सकते। राहुल गांधी और ने सोनिया गांधी जब आई तो सोनिया गांधी ने राजीव कांग्रेस, सीताराम केसरी कांग्रेस, सोनिया कांग्रेस सबको मिलाकर के एक कांग्रेस बनाई थी। उन्होंने किसी को अलग नहीं किया। राहुल गांधी ने सोनिया कांग्रेस को ही अलग कर दिया। और उनकी आज की कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के जमाने के नेता भी नहीं है, आज केवल वही लोग हैं जो राहुल गांधी के लोग हैं। तो ये कह रहे हैं व्यक्ति मोहम्मद मुकीम, इन्होंने कहा कि इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी के जमाने में हर किसी की बात सुनी जाती थी। मैं 3 साल से राहुल गांधी से मिलने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे ही नहीं मौका मिला। मैं मंत्री रहा हूं स्टेट के अंदर, सीनियर लीडर हूं। सर अभी आप बता रहे थे कि वो जो उपचुनाव हारे वो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की थी, तो कांग्रेस की हालत देखिए, जहां प्रदेश अध्यक्ष वो खुद चुनाव हार जाते, बिहार में राजेश राम, जहां मुख्यमंत्री वो खुद चुनाव हार जाते, चन्नी पंजाब में चुनाव हार जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जो आपके मुख्यमंत्री के दावेदार रहते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, महागठबंधन की सरकार आएगी, वो प्रदेश अध्यक्ष आपका चुनाव हार जाते हैं। तो कांग्रेस की हालत देखिए, उड़ीसा के अंदर 17 आपके MLA, लोकसभा में आपको 1 सीट मिली है, वहां पर आपके जो 17 विधायक है वो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि राहुल गांधी से हमें मीटिंग करना है कि वहां पर हम कैसे संगठन मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि अब वहां पर नवीन पटनायक का सूर्यास्त होने की राजनीति का, तो अब बीजेपी के सामने हम खड़े होकर अगले चुनाव में कैसे आ सकते हैं। 1 साल से वहां के संगठन समय मांग रहा है और राहुल गांधी उड़ीसा कांग्रेस को मिलने का समय नहीं दे रहा है। पंजाब के अंदर जहां कांग्रेस को लग रहा है कि हम सत्ता में आ सकते हैं, आम आदमी पार्टी सत्ता छीन सकते हैं, वहां का संगठन राहुल गांधी समय मांग रहा है, राहुल गांधी वहां मिल नहीं रहे। कर्नाटका में जो बवंडर बचा हुआ है, बात है राहुल गांधी नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं प्रियंका को लाओ आगे। तो प्रियंका अब क्या करेगा, आदमी सोचेगा भैया कोई नहीं तो कोई तो है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को आपने समय दिया था, लड़की वो लड़ सकती है, उसने संगठन का काम किया। क्या उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने प्रोफेसर साहब के पास एक अलग टेक है, प्रोफेसर साहब सुनिए जरा। मुझे लगता है इतना भी लेकर आइए प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी के पास मुझे लगता है अब राहुल गांधी बिल्कुल ही खत्म है, तो आप ठीक है प्रियंका ले। हाँ सर, प्रियंका जी को मनाने की मांग कांग्रेस का नेता कर रहा है। समीर जी के साथ वो है क्या ना कि वो भी विजय जी के से बहुत आजकल प्रभावित हो गए हैं, मासूम हो गए, और बहुत मासूम हो गए हैं, इसलिए इतना मासूमियत के साथ विश्लेषण कर रहे हैं। अरे 3 साल हो गया, गांधी परिवार के बगैर जैसे होता है ना,
कांग्रेस पार्टी में तड़प उठती है उसके कार्यकर्ताओं में। अरे जब श्रीमती गांधी थी तब कौन आला कमान से सब कोई मिल लेता था भाई? जब राजीव गांधी थे तब भी वो कोटरी वही काम करती थी, आज के दिन में भी कोटरी करती है। उस दिन भी अहमद पटेल के बगैर क्या? दरअसल सोनिया कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के बगैर जो है ना 3 साल जी खड़गे जी कैसे यहां पर रह गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो स्वाभाविक है कि गांधी परिवार को पुनः स्थापित करने के लिए वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को, और आपने देखा नहीं, गांधी परिवार से शिकायत थी, गांधी परिवार को सेंटर में और इंपॉर्टेंट रोल देने की। आपने लोकसभा में नहीं देखा प्रियंका गांधी के भाषण की चर्चा राहुल गांधी के भाषण के साथ हो रही है, और सभी कह रहे हैं कि उसका भाषण कांग्रेस की बात था। थी। अभी आज अपने सांसदों से राहुल गांधी वैसे मिल रहे हैं, उन्हें क्या बात होगी देखिए बताएंगे आपको। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने बीजेपी की और एनडीए के सारे सांसदों से मिले, डिनर दिया उन्होंने। अच्छा, जो उसमें जो खास बात छपी है उस मीटिंग से जुड़ी हुई वो ये है कि सारे लोगों बैठने के लिए बताया गया, 50 से ज्यादा टेबल थी, हर टेबल पर 7 लोग थे। प्रधानमंत्री खुद हर टेबल पर जा जाकर बात कर रहे थे। तो ये नहीं था कि प्रधानमंत्री एक जगह खड़े हो गए और जिसको मिलना है मुझे जाके, वो आदमी खुद जा जाके हर टेबल पर अपने सांसदों से बात कर रहा है। और हर टेबल पर बीजेपी के सांसदों के बीच में एक सांसद उनके एनडीए का और गैर बीजेपी दल का जरूर बैठाया गया कि आप हम मतलब फील कीजिए कि आप हमारे ही हैं, अपने ही हैं। ये उनका तरीका है। अच्छा, उसमें एक मजेदार बात बाहर निकल के अनुराग ठाकुर ने कही, उन्होंने कहा कि ये एक डिनर हमको बिहार की जीत के बाद मिला, अगला डिनर बता दिया गया बंगाल की जीत के बाद मिलेगा। ओ पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन ऐसा उनको बता दिया गया। राहुल जी, ये डिफरेंस है लीडरशिप का। नहीं, देखिए राजनीति में यही तय करता है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जो राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं मैंने नहीं कहा, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और जो राहुल गांधी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ये करते हुए, जैसे उदाहरण के लिए दीपावली मंगल मिलन होता है जो पत्रकारों के साथ होता है, 2015 से प्रैक्टिस शुरू हुई जी। मोदी जी खुद घूम घूम के हर से मिलते हैं। ये भी है, जब कोई कार्यक्रम होता है भाजपा का जो पार्टी वाला, तो उसमें टेबल पर अलग अलग मंत्री बनते हैं, लेकिन हर कोई जाकर हर किसी से मिलता है। तो जब वो वहां ये कर रहे हैं और एनडीए को लेकर जिस तरह से एक नए सिरे से एनडीए की जिसको कहीं गणना किया है, वो गढ़ा जाना अपने आप में सबसे अद्भुत है। वो कांग्रेस नहीं बचा पा रहा है, लेकिन रागी जी बेवजह नाराज हो रहे हैं, समीर जी भी नाराज, इन दोनों के खिलाफ मैं अपना वीटो देता हूं। प्रियंका जी को बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस। सर, एक शॉर्ट कमेंट, क्या प्रियंका जी को लाने की तैयारी है दिख रही है? मतलब पीछे से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो उनकी एक्सरसाइज ये है कि प्रियंका जी को कैसे लाया जाए आगे। लेकिन ये बात सच है, अभी कुछ दिनों पहले मेरी कांग्रेस के एक बड़े नेता से हुई, तो वो ये कह रहे थे कि 3 साल मिनिमम टाइम है राहुल गांधी जी से मिलने का। अच्छा आपकी बात और मोहम्मद मुकीम की बात मैच कर रही है, उन्होंने भी 3 साल इसलिए मेरे को याद आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये है, और वो वहां पर एक जो साइकिल है कि राहुल जी मिलेंगे तो वो कहेंगे खड़गे जी से मिलिए, खड़गे जी कहेंगे कि आप राहुल जी से मिलिए, फिर फाइनल बात होगी कि आप वेणुगोपाल से मिलिए, वेणुगोपाल कहेंगे कि मैं राहुल जी से बात करूंगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको ये 3 लोगों का ऐसे मत समझिए, ये मिनिमम 3 इयर्स टाइम का साइकिल है। तो अब ये तो खैर कांग्रेस के समर्थक नेता कार्यकर्ता समझे भाई कि उनको क्या करना है अपनी पार्टी का। आइए अब आपको बताते हैं एक बड़ी खबर जो कल डेवलपमेंट हुई। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में उन्होंने भारत अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रिव्यू किया, साथ ही क्षेत्रीय और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर चर्चा हुई। मोदी और ट्रंप ने फोन पर टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिफेंस, सिक्योरिटी, दूसरे सेक्टर्स पर भी सहयोग बढ़ाने पर बात की है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें कहीं कोई माय डियर फ्रेंड वगैरह कहीं नहीं था। जो बात प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि मेरी बातें हुई हैं, मतलब मेरी बात हुई अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऐसा ऐसा था, मतलब वैसा कोई दोस्ताना वैसी बातें जो अक्सर ट्रंप कर दिया करते हैं, वैसा कोई रेसिप्रोकल प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं था। अब ये बातचीत जो हो रही है, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अभी पुतिन विजिट के बाद हो रही है। पुतिन जी को गए अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ मेरे ख्याल में, और उसके बाद ये बात हुई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि लोगों को ये लग रहा था कि उस विजिट से ट्रंप नाराज होंगे, तो जाने अब और कितनी दूरियां बढ़ा लें भारत के साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो गया है उल्टा। उस विजिट का जो सही डोज मिलनी थी वो मिल गई उनको कि भाई ये गलत हो जाएगा अगर भारत इस तरीके से इतना नज़दीक और रूस के चला जाता रहा। तो हमने आपको कल दिखाया भी था कि उनके मेंबर पार्लियामेंट ने एक हियरिंग के दौरान जो है पोस्टर दिखाए थे सेल्फी वाले पुतिन जी और मोदी जी के कि ये किया है ट्रंप तुमने, ये है तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, इसका नतीजा देख लो। पहले तो तुमने रूस और चाइना को एक कर दिया और अब तुम भारत और रूस की दोस्ती और पक्की करते जा रहे हो।
तो ये इस फोन कॉल को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर इस लिहाज से देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी बात कि ये इस बात का भी इशारा हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने वाली है। कई मैं कुछ विश्लेषकों को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अगर ये बातचीत हुई है और दोनों लोगों ने इसका रीड आउट दिया है, मतलब कि हमने बात करी और बताया है दुनिया को, तो इसका मतलब कि कोई अच्छी खबर आने वाली है ट्रेड डील के हवाले से। जब ट्रेड डील की हम बात करते हैं तो सीधा सीधा मतलब है टैरिफ, मतलब टैरिफ हटने की नौबत भी आने वाली है, ऐसा उम्मीद की जा रही है। इसको लेकर के और कुछ बयान है, हम आपको वो भी बताएं। कल आपने देखा था वो जो उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे अमेरिका के, उन्होंने क्या कहा था अमेरिका में? उन्होंने कहा था इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक, बहुत टफ नेगोशिएटर है इंडिया, लेकिन उसका बेस्ट ऑफर हमें मिल चुका है और उसकी रिजर्वेशन है कि वो अपने कृषि सेक्टर को नहीं खोलना चाहता, ये वो हमको बता चुका है, लेकिन उसका फाइनल और बेस्ट ऑफर हमारे पास, फाइनल नहीं कहूंगा, उसका बेस्ट ऑफर उन्होंने कहा हमारे पास आ गया है। उसके एक दिन के बाद ये फोन कॉल पर बातचीत। सर, दो पहलू हैं इसके। पहला, हमारे संबंध, जनरली हमारे संबंध जो हैं वो, ये फोन कॉल उसके बारे में क्या बता रही है? ईज आउट थोड़ा सा होगा, ईज आउट होगा, थोड़ा सा ईज आउट होगा, लेकिन पूरी तरह से कोई बहुत बातें ऐसी खुलकर हुई हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जैसे रेस्पॉन्ड किया है ना, कल हम लोगों ने इस पर बात की थी, ट्रंप साहब थोड़ा सा आगे बढ़े और आपने उसको ठीक से एनालाइज किया। मैं कुछ दिन पहले बात कर रहा था यूएस में ही, जब पुतिन साहब की विजिट हुई, तो मैंने कहा कि क्या इससे नाराज होंगे ट्रंप साहब? बोले नहीं, आप इसको ऐसा देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे शायद वो दबाव में भी आएंगे। यूएस में किसी ऐसे मुझे बड़े अधिकारी ने, पुतिन की विजिट से मतलब वो थोड़ा से नरम पड़ेंगे, दबाव में आएंगे, नरम पड़ेंगे, वो आज दिख रहा है। मेरे को उस दिन लग रहा था कि भाई पुतिन से वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि ट्रंप साहब के मूड का तो पता नहीं होता ना, तो वहाँ बात कर रहे थे, तो उनका नहीं, वो शायद दबाव में आएंगे और वो थोड़ा सा 2 स्टेप 3 स्टेप जो भी कहें, 2 कदम 3 कदम आगे बढ़े हैं। लेकिन ये भी अच्छी बात है, पॉजिटिव है कि वो उस पर आगे बढ़कर किस तरह से करते हैं। और जो परसों की जो बात है, वो टफ नट के अलावा उन्होंने कहा था कि भाई हमको सबसे अच्छा ऑफर दे दिया गया, तो वो किसी न किसी रास्ते को निकालना चाहते हैं। दरवाजे अब खोलने की एक्सरसाइज वो हो रही है। हो सकता है कि बहुत जल्दी ना हो, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इसको एक पॉजिटिव टैरिफ और ट्रेड पर कोई फाइनल खबर आ सकती है। अच्छा, इस पर आप देखिए, कल जो है हमने आपको बताया, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने बयान दिया था कि भाई भारत ने हमको फाइनल अच्छा ऑफर दिया है। तो ये सवाल पूछा गया हमारे कॉमर्स मिनिस्टर से, पीयूष गोयल जी से, वही और उनकी मिनिस्ट्री ट्रेड नेगोशिएशन करती है। तो पीयूष गोयल जी ने कहा है कि अगर अमेरिका व्यापार समझौते से संबंधित भारत की पेशकश से खुश है तो फिर उसको हमारे साथ मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। जेमिसन ग्रियर ने यह भी कहा था कि अमेरिका को व्यापार समझौते को लेकर भारत से अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव मिला है। तो पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच फाइनल डील तभी होगी जब उससे दोनों देशों को फायदा हो। सुनिए। I can only say that negotiations are progressing well. We've had substantive discussions over several rounds of negotiations. In the past, I think 5 rounds have happened. The current visit is not a negotiating round. Current visit is a new deputy USTR who has joined about 3 months ago. It's his first visit to India. We're getting to know each other. He met me also. We had very good substantive discussions. But I've often said on record that a deal is only done when both sides stand to benefit. And I don't think we should ever negotiate with deadlines or hard stops, because you tend to make mistakes there. सर, क्या समीर जी, क्या लग रहा है आपको? क्या कोई डील नजदीक दिखाई दे रही है? अभी पीयूष गोयल जी के बयान से क्या मिला इशारा? निश्चित रूप से अगर अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत आया हुआ है और 6वीं बार उसकी जब बैठक हो रही है और लगातार बैठकें हो रही है, भारत का प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका गया था, और अगर वो आए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फाइनल स्टेज पर होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ट्रंप से बात हुई, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद 6ठी बार प्रधानमंत्री मोदी की उनसे बातचीत हुई है, तो ये बताता है कि भाई पुतिन के दौरे के बाद भी और जिस तरीके से ट्रेड डील करने के लिए जो वहाँ का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है उसकी बातचीत चल रही है, उसके बीच प्रधानमंत्री अगर ट्रंप से बात कर रहे हैं और दोनों देशों की बात हो रही है और ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत बहुत अच्छी, सकारात्मक रही, बहुत पॉजिटिव रही है, तो ये बता रहा है कि निश्चित रूप से ट्रेड पर बातचीत बहुत अंतिम चरण में। और मुझे लग रहा है कि इस साल के अंत तक भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील बहुत अच्छी होगी। और जो साल का अंत तो आ गया, हाँ, तो बिल्कुल 8-10 दिन के अंदर मुझे लग रहा है इसमें फाइनल होगा और साल के अंत तक कोई अच्छी खबर मिलेगी कि भारत ने अपनी शर्तों पर, जिसमें भारत को एक बड़ा बेनिफिट है, ट्रेड डील फाइनल कर ली और फिर नए साल में जो
एक्स्ट्रा टैरिफ ट्रम्प ने लगाया है वो उसके हटाने की भी घोषणा ये बताना चाहिए कि फोन किसने किसको किया था, मतलब किसका फोन आया था? मेरे जहन में यही सवाल। ट्रम्प ने किया या मोदी जी ने किया? ट्रम्प ने किया, कल पीएम ने किया था, पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, प्रधानमंत्री ने कल फोन उनको किया था। तो मुझे लग रहा है ये बातचीत बहुत सकारात्मक रही है और आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी खबर मिलेगी। और जो ट्रम्प ने कहा था कि भाई मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, तो वो दिख रहा है कि इतने लंबे समय से अमेरिका तमाम दबाव के बाद भी अपने हिसाब से इसको डील को नहीं करवा पाया, ट्रेड डील को, तो भारत के पक्ष में ये होने वाली है। सर आगे खबर बता रहा हूं, इस पर भी आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा। अब हमारे यहां पर हमारे पड़ोस में जो है एक बहुत अजीबोगरीब किस्म का तनाव बढ़ता जा रहा है, लगातार रोज कुछ ना कुछ खबर आती है। इसमें 3-4 प्लेयर हैं, इसमें चाइना और रूस एक तरफ है, दूसरी तरफ अमेरिका है, साउथ कोरिया है, ताइवान है और जापान है। ये 6 देश आप मानिए, ये 6 देश उलझे हुए हैं आपस में और कई बार बड़े बड़े युद्ध कभी गलतफहमी में भी शुरू हो जाते हैं और हुए हैं दुनिया में ज्यादातर बार ऐसा होता है। तो ये कहीं वैसा ही कुछ ना कर दें तो ये बहुत बड़ा सरदर्द दुनिया के लिए बन जाएगा। जापान के एयर स्पेस के पास चीन और रूस के बॉम्बर विमान, जेट विमान और वो बम वर्षा करने वाले विमान, इन्होंने जॉइंट पेट्रोलिंग की थी। इसके बाद जापान ने अपने जहाज उड़ाए। ऐसे ही साउथ कोरिया के पास जब ये पहुंचे तो साउथ कोरिया ने भी अपने जहाज उड़ाए। अब खबर यह आई है कि अच्छा, इससे पहले ये भी खबर आई थी कि चीनी जहाज़ों ने अमेरिकी जहाज़ों को लॉक कर दिया रडार से। वो बस उसके बाद एक ही कदम बचता है कि बटन दबाओ, मिसाइल दागो, वहां तक वो लॉक कर चुके थे उसको। अब इसके जवाब में अमेरिका ने जापान के साथ अपने B-52 बॉम्बर विमान, ये इनके सबसे आधुनिकतम जहाज हैं, जहां तक मुझे याद है जब ईरान के ऊपर बम गिराए थे भी तो यही जहाज इस्तेमाल किए थे। जापान के फाइटर जेट्स के साथ इनका ये बॉम्बर विमान ये उड़ान भरता हुआ नजर आया। डायरेक्ट ये एक तरीके की चुनौती थी या जवाब था रूस और चीन को। और अमेरिका के ये B-52 बॉम्बर जो है ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। चीन और रूस मिलकर जापान को टेस्ट कर रहे हैं दरअसल, लेकिन अमेरिका और जापान ने मिलकर यह बता दिया कि कुछ भी हरकत अगर आप करेंगे तो पहले सोच समझ लें। अमेरिका ने यह बता दिया कि भाई हम इस इलाके में हमारे दोस्त ये हैं और हम इनके साथ खड़े हैं। वो दोस्त कौन है? ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है। जापान ने इस पर रिएक्शन दिया। अब जापान ने जो किया उस पर चीन का रिएक्शन आया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात को बड़ा हल्का फुल्के अंदाज में कहा कि अरे तो आप ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, हम तो वॉर एक्सरसाइज कर रहे थे, आपको पहले बताया था हमारी तो ये वार्षिक वॉर एक्सरसाइज है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन ये एक बार नहीं 3 बार वो कर चुके हैं, इसीलिए अमेरिका को अब ये करना पड़ा। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब ताइवान को लेकर के एक तरीके का माहौल बना हुआ है कि चीन ताइवान पे अब हमला कर दे तो तब हमला कर दे। जापान ने भी इसमें बोला है, अमेरिका ने भी ताइवान के पक्ष में खड़े होने की बात बोली है। लेकिन सर ये कोई सामान्य बात नहीं है कि ये इतने ये ऐसे देश जो हैं, बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ जहाज उड़ा रहे हैं। देखिए, चीन जो है वो उसका ताइवान के साथ तो झगड़ा है ही, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और कई बार ताइवान की फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ये एक आया है कि उनके विमान जो है, चीन के विमान जो है उनकी वायुसेना के अंदर जो वायु सीमा में जो है वो कई बार प्रवेश किए हैं और उनको सूचित किया गया है कि आप अपने विमान को लौटा लीजिए, नहीं तो हम इधर से उसको खदेड़ने की कोशिश करेंगे और कई बार उसके पीछे लगाया भी गया है। वही हाल जो है वो रेड सी को लेकर के जो है वो अमेरिका, इंडिया, बाकी सारे जितने क्वाड के लोग हैं उनका, या फिर वियतनाम, फिलिस्तीन, वगैरह सबको लोगों को लेकर के वहाँ पर एक तनातनी है। जापान के साथ उसके आइलैंड है, उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। सवाल यह है कि जापान को कवर किया जाए, मिलिट्री कवर किसका प्राप्त है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मिलिट्री कवर प्राप्त से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से है। अब जापान जो है वो खुद से भी अपना सेना, मिसाइल और जो आर्म्स है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के तरफ से जो कवर है वो उस प्रकार से नहीं आ रहा तो था, अपनी तैयारी करें, तो अपनी भी तैयारी करें। लेकिन ये सब कितना गंभीर है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। गंभीर इस मामले में है कि यदि थोड़ी सी भी चूक हुई, कहीं से भी चूक हुई, तो इसका मतलब है क्या, कई बार होता है ना कि हम लड़ने से पहले जो है ना बार बार कंकड़ डाल करके एक बार देखना चाहते हैं कि उधर से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, कितना उधर से तैयारी हो रही है। सर, अब इधर से अमेरिका ने जिस प्रकार से अभी बॉम्बर भेजा है ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए, वो एक संकेत है रशिया और चाइना दोनों के लिए। अब मैं आपको अगली खबर जो बता रहा हूं तो इंडिया भी रिएक्ट करेगी। ये एक अगली खबर आपको बता रहा हूं, मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर की है और ये बहुत बड़ी खबर है और अमेरिका में इस खबर के बाद तहलका मचा हुआ है।
टॉप अमेरिकी दस्तावेज से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दस्तावेज पेंटागन का है, पेंटागन में उनका रक्षा मंत्रालय है, ठीक, उसकी रिपोर्ट लीक हो गई है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जंग हो जाए, मतलब चीन हमला कर दे ताइवान पर, अमेरिका उसको बचाने के लिए आए और अमेरिका और चीन उलझ जाएं, तो उस युद्ध में अमेरिका हार जाएगा बुरी तरह। ये किसकी रिपोर्ट है? ये पेंटागन की रिपोर्ट है। वो अपनी अंदरूनी तैयारियों की अपनी असेसमेंट करते हैं, हर देश करता है कि मेरा युद्ध हो जाए इस देश के साथ तो कौन भारी पड़ेगा, मेरी कितनी तैयारी है। अमेरिका के अपने रक्षा विभाग की रिपोर्ट यह है कि अगर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है, कि अगर हमारा चीन से युद्ध हो गया तो चीन हमको पटक पटक के मारेगा, हम पर बहुत भारी साबित होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी हर टेक्नोलॉजी की काट चीन के पास मौजूद है, हमारे हर हथियार का जवाब चीन के पास है, और उसके ऊपर हमारा हर हथियार बहुत महंगा है। चीन ने उसका बड़ा सस्ता वर्जन निकाल लिया है, लेकिन वो उतना ही इफेक्टिव है। उसके पास बहुत घातक हथियार है, बहुत घातक विमान है, बहुत घातक मिसाइलें हैं। और हम वो कह रहे हैं कि हम गलती ये कर रहे हैं कि हमारी वॉर एक्सरसाइज में जो बात पता चलती है, जैसे दुनिया के अंदर अब ये जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, विमान रखने वाले, जो क्या बोलते हैं सर उसको, कैरियर, विमान वाहक पोत, हमारे पास भी 2 हैं। तो दुनिया में इनका चलन खत्म हो रहा है। अब वो काम अब मिसाइल कर देती है। आपको जहाज इसलिए तो चाहिए होता है, जहाज जाके बम गिरा के आता है। जहाज हवाई में लड़ने के लिए नहीं होता, हवा में लड़ने, वो तो बम गिराने के लिए होता है। तो वो आजकल मिसाइल चली जाती है। तो वो कह रहे हैं हम युद्धपोत पे युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, और हमारी वॉर एक्सरसाइज ये बताती है कि हमारे सबसे पहले टारगेट यही युद्धपोत बनेंगे। ये सबसे आसान है इनको डुबोना, इनको मारना। तो ये बड़ी खतरनाक बात भी तो मुश्किल होता है ना, इसलिए। लेकिन सर खतरनाक बात यह है कि अमेरिका की इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि चीन से युद्ध में हम हार जाएंगे। एक छोटा सा लाइन इस पर बोल दूं, बस एक छोटा सा लाइन विजय जी। जी जी। कई बार ऐसा इसलिए भी रिपोर्ट्स पेंटागन जारी करती है ताकि वो भारत को भी संकेत दिया जा सके कि जब अमेरिका को वो पीट सकता है तो तुम्हारी हैसियत क्या है। चलिए, अभी तो वो अपनी बात कर रहे हैं। तो अभी अपनी बात कर रहे हैं, और वो एक्सरसाइज ये होती रहती है, असेसमेंट होता है ये पेंटागन में, पूरी दुनिया भर के भी जो सीक्रेट एक्सरसाइज है उस पर उसकी बात होती रहती है। वहां पर केवल अमेरिका की बात नहीं होती, पेंटागन का रक्षा मंत्रालय। इस रिपोर्ट का नाम है सर ओवरमैन ब्रीफ, और ये पेंटागन के ऑफिस ऑफ नेट असेसमेंट ने तैयार की थी, जो लीक हो गई। हाँ, वो वहां पर ये एक्सरसाइज मतलब राउंड द क्लॉक होती है, और दुनिया भर की उसको लेकर वहां पर होती है कि किस तरह के हथियार हैं, किस तरह की डेवलपमेंट चल रहे हैं, ये वॉर एक्सरसाइज चल रही है, ये सारी बात होती है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, पता नहीं इसमें जिक्र किया गया कि आप यदि ज्योग्राफिकल पोजीशंस भी देखें तो चाइना तो बहुत फायदे में है ना। ताइवान के साथ युद्ध होगा तो चाइना और अमेरिका के डिस्टेंसेस को भी आप देखेंगे तो वो तो वहीं पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और चाइना की ताकत जो है रक्षा हथियारों की, वो तो बहुत बढ़ गई है, दुनिया भर में सब लोग जान रहे हैं, और उसी वजह से ये सारा काम चल रहा है। प्रोफेसर साहब की बात भी ठीक है कि वो भले ही मैसेज दे रहा हो, लेकिन ये इंटरनल असेसमेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक असेसमेंट है, और चाइना की ताकत को समझना चाहिए। और ये जो आपने कहा ना कि करियर्स के लिए, तो वो तो अब खत्म हो गया, वो आउटडेटेड जैसा हो गया एक तरह से, क्योंकि मिसाइल्स जब आ गई हों, अब इतनी इफेक्टिव हो गई मिसाइलें। इफेक्टिव हो गई हैं। देखिए, जैसे इसमें लिखा है, मैं अब ये जो हिंदी अखबार में रिपोर्ट छपी, जो इस पर खबर छपी, उसको पढ़ रहा हूँ कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 2021 में बाइडेन प्रशासन के दौरान जब एक सुरक्षा अधिकारी ने ये रिपोर्ट देखी तो वो हैरान रह गया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका के पास जो भी रणनीतिक तरकीबें थीं, चीन के पास उसके लिए कई बैकअप थे, कई बैकअप थे हमारी हर स्ट्रेटेजी के लिए। उसमें यह भी बताया गया कि महंगे हथियारों पर अमेरिकी निर्भरता और चीन के सस्ते आधुनिक हथियारों का विकास दोनों ये बताते हैं कि अमेरिका की सुपर पावर के खिलाफ युद्ध जीतने की क्षमता जो है वो चीन की बढ़ती जा रही है। देखिए, एक तो एक ये अब कोई मतलब छिपा हुआ तथ्य नहीं, कोई रहस्य नहीं है कि अमेरिका गिर रहा है, चीन चढ़ रहा है। और ये अभी हमने लगातार जो एशिया की रिपोर्ट आई थी लोवी इंस्टीट्यूट की, उस पावर इंडेक्स में बहुत साफ साफ दिखता है कि पिछला दशक अमेरिका के लिए एकदम लुढ़कने वाला रहा है, मतलब ढलान पे है, उसकी पोजीशन नहीं रह जा रही। चाइना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी है, जिसको कहें कि सुपर पावर वाली पोजीशन वो हासिल कर रहा है। अब ये जो रिपोर्ट कर रही है, इसको समझना बहुत जरूरी है। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस पर और डिफेंस टेक्नोलॉजी पर जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना दुनिया के किसी और डिफेंस फोर्स ने नहीं किया है। पैसे के तौर पर अमेरिका भले कर रहा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के तौर पर जो एडवांसमेंट किया है उसने वो कमाल का काम किया है। और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है ना
कि आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं क्या? अमेरिका शायद भविष्य की बजाय वो पीछे पड़ा हुआ, अभी भी वो डॉलर डोमिनेंस, अभी भी वो दो देशों के बीच झगड़ा कराकर वहां फोर्स भेज दिया। पुरानी जो चीन ने उसको पूरी तरह से कहते हैं कि अपनी एनर्जी को कंजर्व किया जी। जो उसके खिलाफ कहा जाता है कि वो युद्ध नहीं लड़ता है। पैदल या आर्मी, उसमें चीन बहुत पीछे है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। एक बात जरूर समझनी होगी कि पिछले कुछ समय में जापान और साउथ कोरिया भी नई फोर्सेज के तौर पर तैयार हुए हैं और उन्होंने भी अपने को उसी तरह से एडवांस एक बात जोड़ दूं इसमें सर, और लड़ने के लिए तैयार दिख रहे हैं। तैयार है। ये लंबे समय बाद दिख रहा है। जापान तो अभी साउथ कोरिया और जापान शांत थे, वो अपने अपने झटके तो से शांत थे, लेकिन वो भी अब पूरी तैयारी के साथ है। इतना भी डिसबैलेंस हाँ, ऐसा नहीं है कि चीन के लिए फ्री वॉक है हमारे इलाके, हमारे इर्द गिर्द, ऐसा एशिया में। अब आपको आसपास की 4 देशों की खबरें दे रहा हूं, और खबरें थाईलैंड, कंबोडिया की लड़ाई, म्यांमार में बम वर्षा और बांग्लादेश का चुनाव। पहले थाईलैंड कंबोडिया, ये जंग ट्रंप साहब ने कहा था मैं एक फोन करूंगा और रुक जाएगी। इन्होंने जुलाई में ये जंग रुकवा दी थी। उस वक्त 5 दिनों तक लगातार दोनों की तोपें चली थी, हवाई जहाजों से बम गिराए गए थे, और इस बार फिर ये शुरू हो गया है। तो जो समझौता ट्रंप ने कराया था वो टूट गया, और उन्होंने कहा मैं एक फोन करूंगा भी और दोनों लोगों से कहूंगा बंद करो। तो अब दोनों देशों ने कह दिया कि हमें तो कोई फोन नहीं आया, ये बता दिया उन्होंने, हमें ट्रंप का कोई फोन नहीं आया। लेकिन थाईलैंड की तरफ से ये कहा गया है कि कंबोडिया कि हमारे कई नागरिक जो हैं इस संघर्ष के अंदर मारे गए हैं, और नागरिक मरे हैं इसलिए इस बार ये ज्यादा खतरनाक है, केवल सैनिक नहीं। ट्रंप जो कह रहे थे कि समझौता होगा, वो तो ग्राउंड पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि इसने युद्ध शुरू किया या इसने इस बार पहले जो है शांति समझौता जो है उसको भंग किया है। जैसे थाईलैंड ये कहता है कि कंबोडिया ने सीमा पर बहुत सारी सुरंगें बनाई हुई हैं, और उन सुरंगों में लैंड माइन्स वगैरह हैं, और वहाँ हमारे लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। और जो दूसरा कंबोडिया है वो कहता है कि ये F-16 इसके पास जहाज़ हैं, ये F-16 से हमारे ऊपर बम गिराता है। इस सब के बीच में एक सबसे जो मज़ेदार खबर है, या मज़ेदार नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये मामला वॉर का है, लेकिन इंटरेस्टिंग, यूनेस्को ने एक बयान दिया। अब आप कहेंगे लड़ाई के बीच में यूनेस्को तो संस्कृति इन सब चीज़ों की बातें करता है। तो उसने एक स्टेटमेंट दिया है, साहब आप लड़ लो, लेकिन हमारा वहाँ पर एक प्रेहवियर मंदिर है, वो मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए, और झगड़ा ही मंदिर को लेकर है। ये मंदिर ही बॉर्डर पर है, और इसी को लेकर के भगवान शिव का मंदिर है, इसी को लेकर के इनका जो है सीमा पर विवाद है। तो वो इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो यूनेस्को ने कहा है कि लड़ाई अपनी तरफ, मंदिर पे मत कर देना कुछ। समीर जी, बहुत प्रॉब्लमेटिक लड़ाई दोनों के बीच हो गई है। हालांकि ट्रम्प ने लड़ाई रुकवा दी थी थाईलैंड और कंबोडिया की, लेकिन फिर जिस तरीके से मंदिर को लेकर इनकी लड़ाई शुरू हो गई है, अब ट्रम्प साहब इतने बड़े नेता है, अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनका एक फ़ोन कॉल पे वो करे कि लड़ाई रुक जाएगी, लेकिन अब ट्रम्प साहब को एक फ़ोन कॉल करने से रोक कौन रहा है? वो एक फ़ोन कर दे, एक मैसेज कर दे कि जिसे कहलवा दे, अपने डेप्यूटी से कहलवा दे, तो युद्ध रुक जाएगा। और जिस तरीके से दोनों की घुसपैठ हो रही है, मतलब अब थाईलैंड तो एयर का इस्तेमाल कर रहा है, कंबोडिया वो माइंस का इस्तेमाल कर रहा है, और कंबोडिया के लोग वो कहते हैं कि भाई वो रात को घुसते हैं थाईलैंड के क्षेत्र में, चोरी करते हैं, गाड़ियां उठा के ले जाते हैं, बॉर्डर पे कोई रोक टोक नहीं है, तो वो चोरी का उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। तो अब जिस तरीके से कंबोडिया के लोग थाईलैंड के अंदर घुस रहे हैं, आपस में लड़ाई हो रही है, वो मंदिर पे कब्जे को लेकर जिस तरीके से हो रहा है, हालांकि बंटवारा में वो थाईलैंड को मिल गया था, लेकिन अब जिस तरीके से वापस उसको लेकर संघर्ष शुरू हो गया, ये वहां पे सिविलियन लोग मारे जा रहे हैं, मतलब थाईलैंड के भी मारे गए, कंबोडिया के जबरदस्त बॉम्बिंग हो रही है, वो देखिए तस्वीरों में दिखता है। देखिए सिविलियन लोगों पर हमला जिस तरीके से हो रहा है, ये बहुत मतलब खतरनाक है वहां के लिए। लेकिन जल्दी एक तो दुनिया भर को F-16 बेचे हुए हैं अमेरिका ने, थाईलैंड के पास भी F-16 है। दुनिया कहाँ, सच बात है ये, देखिए। लेकिन यूनेस्को से एक चीज याद आई, हम लोगों ने चर्चा नहीं की शायद, कि यूनेस्को ने दीपावली को, हाँ जी, दीपावली को विश्व धरोहर के तौर पर, विरासत के तौर पर। लेकिन ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ, आप मुझे बता रहे थे सर, एक बार अभी जरा बताइए। जो अभी जो झगड़ा हुआ था मंदिर में, वो कंबोडियन टूरिस्ट जो थे, वो कंबोडियन टूरिस्ट आए और वहां पर उन्होंने कंबोडिया का नेशनल एंथम शुरू कर दिया। नहीं, मंदिर किसकी सीमा में पड़ता है? मंदिर थाईलैंड की सीमा में थाईलैंड पड़ता की सीमा है। में। और कंबोडियन जब टूरिस्ट आए, वैसे क्लेम कंबोडिया भी करता है। देखिए, ये इसको लेकर के मुझे लगता है 1962 की बात है, 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है ना अवार्ड किया था थाईलैंड के लिए में, लेकिन कंबोडिया ने उसको क्लेम को अपने आप को पीछे नहीं लौटाया है। इस बार हुआ क्या कि वहां झगड़े तो होते रहते हैं, वो क्योंकि डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, एक फ्रेंच कॉलोनी तो हुआ करता था। अब है कि इस बार जो है
वो नेशनल एंथम गाने के कारण जो है ये झगड़ा वहां से उठ गया, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मना किया और वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। खामखा जो है लड़ाई मंदिर के पीछे हो रही है। आप सोचिए एक बात, म्यांमार की खबर आपको बता दूं, म्यांमार में हम लोग म्यांमार की कम बात करते हैं। हमारा डायरेक्ट बॉर्डर है भाई म्यांमार से, सीधा डायरेक्ट बॉर्डर है, सैकड़ों किलोमीटर का बॉर्डर है वहां। और वहां की हालत देख लीजिए आप। ये 4 साल से सिविल वॉर चल रही है यहां पर। अब कल यहां पर म्यांमार की सेना वहां पर सेना शासन में है, वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। सेना ने हवाई हमला किया और जो विद्रोही सशस्त्र संगठन के नियंत्रण वाला एक इलाका है अराकान, वहां पर एक अस्पताल पर बम गिरा। ये अस्पताल है, 34 मरीज और अस्पताल के स्टाफ, डॉक्टर, नर्स सब मारे गए, 34 मरीजों समेत। रखाइन प्रांत में ये हुआ है। जातीय अराकान आर्मी जो नेशनल आर्मी है उसने ये ग्राउक यू कस्बा है, उसमें एक जनरल हॉस्पिटल पर हमला किया है इसके ऊपर। अब यहां क्या है मामला, इनके यहां चुनाव हुए 2021 में, कोई एक सरकार चुन करके आई, सेना ने कहा हम नहीं मानते, सेना ने अब डायरेक्ट रूल कर दिया। वो अब जो चुन के आए हुए लोग थे वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं वहां पे, और साथ ही सिविल वॉर चल रही है। तो अलग अलग आर्म्ड फैक्शंस हैं, वो हमारी सीमा से लगे हुए। एक्चुअली जो ज्यादातर इलाके हैं वो रिबेलियंस के हाथ में, वो इनके हाथ में नहीं है, वहां की सेना के हाथ में नहीं है। लेकिन अस्पताल पे बम गिराना ये तो अजीबोगरीबी बात है सर। म्यांमार बड़ा अशांत जगह है, अशांत जगह है, और उसी से हमारे यहाँ पर भी बॉर्डर पर है ना बहुत सारा असर हो रहा है। जो मणिपुर का इलाके में रोहिंग्या वही है, वहीं से तो आ रहे हैं। हाँ, रोहिंग्या भी जो आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी बहुत चिंता की बात है कि जिस तरह से हो रहा है। और आर्मी यदि किसी अस्पताल पर बम गिरा रही हो और जो रूल कर रही है, उसको लेकर म्यांमार में बहुत लंबे समय से ये सारा सिविल वॉर चल रही है, और अलग अलग आर्मीज वहाँ पर बनी हुई है। और उससे हमारी चिंता तो मुझे लगता है कि भारत की चिंता भी म्यांमार को लेकर बहुत बनी हुई है। जितना वो अशांति है उसी से वहाँ पर हमारे यहाँ पर घुसपैठ हो रही है उस पूरे इलाके में। और मणिपुर की जो बड़ा जो घटना हुई ना, उसमें भी म्यांमार का रोल, इनका वो ड्रग एंगल है ना। हाँ, ड्रग एंगल भी है। पाकिस्तान की 2-3 खबरें आपको दिखा रहा हूं, और फिर सोचिए जरा, क्या मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के लोग क्या नसीब लेके पैदा हुए हैं कि उनको ऐसे नेता और ऐसी सेना मिली है। और हालत दाने, मतलब घर में लोगों के खाना नहीं है। हाँ, अगर बाढ़ में घर टूट जाए तो सरकार के पास ना रुपया है ना टाइम का किसी का घर ठीक करा दे। लेकिन नेता, इंपोर्टेड गाड़ियां, और आप कहें कौन सी छोटी बड़ी बात है इंपोर्टेड गाड़ियां, अरे इंपोर्टेड ऐसी वैसी नहीं, इंपोर्टेड क्लासिक ऐसी गाड़ियां जो सीधा अमेरिका से मंगवाई जाती हैं, वो उसका कलेक्शन दिखा रहा है नेता। एक मेरे घर में देखो 40-50 गाड़ियां खड़ी हैं, अभी तस्वीरें दिखाता हूं आपको। पहले बात आसिम मुनीर की, तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, ये राज्य एक नासूर बन गया है आसिम मुनीर के लिए, क्योंकि इमरान खान की सरकार है यहाँ पे और वो बहुत पॉपुलर है, गजब का पॉपुलर है, तो असेंबली में भी उसके लोग ज़्यादा होंगे। यहाँ हंगामा हो गया। एक्चुअली एक विधानसभा सदस्य जो ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की पार्टी की थी, ये आसिम मुनीर की एक तस्वीर लेकर के आ गई दिखाने के लिए, ये असेंबली में मैं ज़रा इमरान खान के नेताओं को चमकाती हूँ, आसिम मुनीर का पोस्टर लेकर के आ गई। तो इमरान खान क्योंकि पार्टी यहाँ पीटीआई वो पावर में है, सदन में हंगामा हो गया। तो विपक्षी पीएमएलएन, ये नवाज शरीफ की पार्टी है, इनकी महिला विधायक थी सोबिया शाहिद, इन्होंने आसिम मुनीर की पोस्टर जो है यूं लहरा दिए। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, जो सामने स्पीकर बैठे हुए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी वालों को बुलाया कि ये हटाओ, ये तमाशा बंद करो, इसकी तस्वीर हटाओ यहाँ से। और फिर इस जो एमएलए जो थी उसकी आलोचना करते हुए स्पीकर ने कहा कि ये सेना में हैं, हो गए होंगे सीडीएफ, ये कोई नेता नहीं है, किसकी पोस्टर आप यूं लहरा रहे हैं। और हंगामा के इस हंगामे की वजह से ये बैठक स्थगित कर दी उन्होंने। और उससे पहले उन्होंने कहा कि आपको सीडीएफ की तस्वीर दिखाने की बजाय एक विधायक के तौर पर ये बताना चाहिए कि आपका काम कैसा है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि पाकिस्तान में किसी असेंबली के अंदर आसिम मुनीर के पोस्टर हटवाए जा रहे हैं। सुनिए आप जरा यहाँ क्या हो रहा था। सूबिया, आप जानबूझ के इस हालत को खराब कर रहे हैं, इसको सियासत में ना लाए। ये हमारा मेजर जनरल साहब है, आप बैठे, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। सूबिया जी, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये फौज को रिप्रेजेंट करे, ये ले ले इनसे, ये चीज ले ले। तो ये हालत हो गई है। और पाकिस्तान की सेना की हालत क्या आपको मालूम है? पर पाकिस्तान में ही लोग, पाकिस्तानी ही ये चर्चा कर रहे हैं कि आसिम मुनीर के फौजी पीओके में पोस्टें छोड़ कर भाग रहे हैं। अब इनके एक पाकिस्तानी मेजर आदिल राजा, जो ये भी बागी हो गए, रहते हैं ये अब लंदन में, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास ये खबरें हैं
कि लोग पोस्टर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। वैसे तो इसके वीडियो हैं, मैं भी तैयार करवा रहा हूँ, वो वीडियो अगर आ जाएगा इनके सैनिकों का तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो कह रहे हैं भाई नहीं, हम ऐसे काम कर सकते, हमारी सेना हमको देती क्या है। तो वो छोड़ के भाग रहे हैं। आदिल राजा ने ये दावा किया कि जितने लोग ये फौज से बगावत कर रहे हैं, इन लोगों को बदनाम करने के लिए या इनको इनके अंदर एक शर्म महसूस कराने के लिए कि ऐसा ना करें, ये कह के इनके गांव में मस्जिदों से ऐलान किए जा रहे हैं कि देखो देखो ये हिंदुओं से डर के भाग गया। सुनिए उनकी बात। जो कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयमेंट है, वहां से लोग भाग रहे हैं जनाब, और इतना ज्यादा मजबूर हो गया है इस वक्त कमांडिंग ऑफिसर कि वो इस तरह के खत लिख रहा है। अब ये खत क्या है? ये खत जनाबे वन, ये देखिए लिखा हुआ है, और ये 7 नवंबर 2025 का खत है। इमाम मस्जिद को लिखा गया है दशकीन तहसील अस्तोर, गिलगित बल्तिस्तान के अस्तोर तहसील में इमाम मस्जिद को एक खत लिखा गया है कि जनाब आपको मुतल्ला किया जाता है कि आर्मी नंबर फलाना, रैंक सिपाही तोकीर और रहमान मनवी वल सैयद रहमान, सकुनत दशकन, डाक खाना खास, थाना अस्तोर, तहसील अस्तोर, जिला अस्तोर, अरसा 2 साल से 24 आजाद कश्मीर रेजिमेंट, जो कि सितंबर 2024 से बॉर्डर डिफेंस एरिया आजाद कश्मीर चिड़ी कोट सेक्टर में तैनात है और अस्करी खिदमात सर अंजाम दे रहा था। ये जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदू दुश्मन के डर से फौज से भाग गया है। आपने गांव की मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान करना है कि जवान इंडिया के डर की वजह से भाग गया है, आपकी ऐन नवाजिश होगी। लेफ्टिनेंट फॉर कमांडिंग ऑफिसर मोहम्मद उमैस, ये एजुडेंट ने लिखा है लेटर, कमांडिंग ऑफिसर की बिहाफ के ऊपर लिखा है, और ये जनाब आपका यहाँ पे यूनिट का नाम लिखा हुआ है और स्टैंप लगी हुई है 24 AK रेजिमेंट की, 24 आजाद कश्मीर रेजिमेंट के एजुडेंट ने खत लिखा है। तो ये हालत है साहब। और वो मैंने, अब वो वक्त लग जाएगा, वो बयान मैंने सुने हैं, कल प्रोग्राम में चले हैं शाम को हमारे यहाँ ही। वो सैनिक छोड़ छोड़ के कह रहे हैं मैं पाकिस्तान की फौज में नौकरी नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, और छोड़ के भाग रहा है। उसके गांव में ऐलान करवा रहा है कमांडिंग अफसर कि बता दो पूरे गांव को कि ये आदमी फौज छोड़ के हिंदुओं की फौज से डर के भाग करके आ गया। समीर जी, सर पाकिस्तान फौज की ये हालत है कि जो उनको खाने का जो पैकेट मिलने वाली जो कंपनी थी, जो मतलब बहुत बर्फीले स्पॉट पे जो खड़े हैं या दूसरी सुविधाएं मिलने वाली जो सप्लाई करती थी उनके लिए खाना, बाकी उसकी कटौती आधी कर दी गई और उस कंपनी का इन्होंने पेमेंट नहीं करा तो उसको सप्लाई बंद कर दी है। ये हालत है कि जो सुविधाएं मिलती थी सैनिकों को, वो सुविधाएं आधी कर दी गई है पुलिस वालों की और वहाँ सैनिकों की। तो सैनिक क्यों बॉर्डर पे रहेगा? आप हथियार उन्हें जंग लगे हुए दे रहे हो, आप उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हो। सर वो ठीक है, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि इनकी मानसिकता क्या है। इनको हर चीज में हिंदू दिखाई देता है कि उसको बदनाम करो कि हिंदुओं से डर के भाग गया। पाकिस्तान का अस्तित्व तो हिंदू से नफरत करने के आधार पर टिका हुआ, वो बना इसी आधार पर। हिंदुओं से झगड़ा करके उन्होंने पाकिस्तान ले लिया और लगातार हिंदुओं का डर दिखा के, भारत का डर दिखा के तो नवाज शरीफ अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनके भाई शहबाज शरीफ अपनी राजनीति कर रहे हैं और आसिम मुनीर उसी दम पर राजनीति कर रहे हैं कि भाई भारत का डर दिखा रहे हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे प्रमोट नहीं करोगे तो भारत आपके छाती पर आकर बैठेगा। तो पूरी पाकिस्तान की अवाम को जिस तरीके से हिंदुओं का और भारत का डर दिखाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, अब वहां की जनता को सचेत हो जाना चाहिए कि वो उस डर से बाहर निकले और इन भ्रष्ट नेताओं। कमांडिंग अफसर गांव की मस्जिद में ऐलान करवा रहा है। त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो ये कि मेरी रुचि ये जानने में है कि ये लोग भी पैंट सुखा रहे हैं या नहीं सुखा रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा जानने में रुचि है, क्योंकि अफगानिस्तान वाले में तो सुखानी पड़ी थी, तो ठीक है भाई, गिली हो गई तो सूख जाए। लेकिन सचमुच ये हालात अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं और कोई पाकिस्तानी व्यक्ति बता रहा है, ठीक है लंदन में बैठा हुआ है, सच बोलने पे तो वहाँ सूली पे चला जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा, लेकिन सच कुछ यही है। और मैं तो कह रहा हूँ इसको दूसरी तरह से देखिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू शब्द उनको अब डरा रहा है। हिंदू तो उदार है, हिंदू आक्रमण नहीं करता, लेकिन अब बिना आक्रमण किए भी हिंदू डराने लगा है। और अगर ये स्थिति है तो इससे आप यूं भी समझें कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को कब तक पाकिस्तान अब संभाल पाएगा। वहां के लोग लगातार, जो बड़ी बड़ी आवाजें हैं, वो लगातार बोल रही हैं कि इसको बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान के भीतर से जो हिस्सा है वहां हर दूसरे दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसकी खबरें बड़ी कम आती है क्योंकि सब बंद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी बात बार बार हम सुन रहे थे और नरेंद्र मोदी भी कई बार कहते हैं, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर आज नहीं तो कल इधर आना तय है। समय कितना लगेगा बस उसका। और एक बात जो आपने, ये साबित है अब तो ये कि इनकी सेना के अंदर, मैं नहीं कहता हर पाकिस्तानी की सेना में तो नस नस में हिंदुओं के खिलाफ जहर है और हिंदुओं के खिलाफ जहर ही भरा जाता है उनके यहाँ पर। अभी आप हथियारों की बात कर रहे थे तो चाचा ट्रंप
वो तो दे रहे हैं हथियार। अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर फिर मेहरबानी दिखाई है, नोबेल प्राइज के लिए सिफारिश की उन्होंने। तो ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए एक तरीके की अपनी तिजोरी खोल दी है। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में F-16 विमान, उनके पास ज्यादातर F-16 है, 75 जहाज हैं उनके पास। तो स्क्वाड्रन में गिन लीजिए, एक स्क्वाड्रन में मेरे ख्याल से 18 या 20 जहाज होते हैं, तो मेरे के 4 स्क्वाड्रन तो F-16 है उनके पास। अब इनके रख रखाव के लिए, इनके नट बोल्ट टाइट करने के लिए, इनको मॉडर्न बनाने के लिए, इनमें नए सॉफ्टवेयर डालने के लिए $686 मिलियन, मतलब करीब 6,200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा अमेरिका ने कर दी है। और इस डील के लिए 30 दिन का एक रिव्यू पीरियड होगा। और ये रिपोर्ट दी गई है कि ये रेगुलर मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जा रहा है, कोई नए हथियार जो हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। और पहले भी ये लोग देते रहे, लेकिन यही ट्रंप थे ना 2018 में जब पिछले कार्यकाल में आए थे, इन्होंने ऐसी ही सारी सैन्य सहायता बंद कर दी थी अमेरिका की, और कहा था ये सांप पालता है, हमारी पीठ में खंजर भोंकता है। अभी कल मैंने आपको बताया इस बार इतने हालात बदल गए कि सनम बन गया वो। अभी इन्होंने कल $1.25 बिलियन के लिए का फाइनेंस कराया है उनकी माइनिंग में, खदान के लिए, वहां पर मशीनें भेजने के लिए। और आज ये हथियारों की। सर एक चीज मेरी कंफ्यूजन है, ये जो पैकेज होता है ये फाइनल ये असिस्टेंस है, मतलब दे दिया, या वो असिस्टेंस, या वो ये पाकिस्तान पैसे देगा इसके? नहीं असिस्टेंस है, ये असिस्टेंस है, ये अमेरिका दे रहा है, अमेरिका दे रहा है उनको। अमेरिका पाकिस्तान के जहाज मेंटेन करने के लिए पैसा दे रहा है। देखिए 2 चीजें उनके पास है नजर, एक अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, और दूसरा वो जो माइनिंग का काम है। तो ठीक है, इतना आप इतने 6200 करोड़ को ऐसे बोलते हैं, ट्रंप साहब के पास क्या है, चलता रहता है पाकिस्तान। हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कॉस्ट क्या है? नहीं मतलब मैं अब फिर आप कहेंगे भाई सर एक मासूम सवाल है, जब जहाज पाकिस्तान ने खरीद लिए तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस अमेरिका क्यों करा रहा है? नहीं टेक्निकली कराए मैं समझ सकता हूं कि भाई टेक्नीशियन हमारा होगा, लेकिन पैसा भी वही दे रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे हम भी अपना राफेल वगैरह का पिया, पहले मिराज 2000 हमारे पास होता था, तो उसकी रिपेयरिंग या उसके जितने भी मेंटेनेंस के खर्चे होते थे वो भारत उठाता था, या फ्रांस उसको उठाया तो भारत उसको पे करता था। हम देते थे ना। अभी उसके पास पे करने के लिए कुछ है ही नहीं। समझ नहीं रहे बात को। वो $18 बिलियन उस पर विदेशी कर्ज है पूरा। और आप ये ट्रंप ने ठेका लिया है क्या सर उसकी फौज को पालने का? ट्रंप का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है। नहीं लिया है। और दूसरा ट्रंप ने भी ठेका भी पाकिस्तान ने ले रखा है। नहीं लिया होता तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों में ऐसी बड़ी चीजें नहीं आती जो ट्रंप ने यही किया है। आप जो सीनेट में गया है प्रस्ताव, उस प्रस्ताव में बहुत साफ कहा गया है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो प्रस्ताव गया है उसमें कहा गया है कि चूंकि ये वॉर ऑन टेरर में साझेदार है, वो लड़ रहा है आतंकवाद से, इसके लिए मजेदार प्रश्न ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। कौन सा आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है भाई? दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण है। अमेरिका कह रहा है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये देना आवश्यक है, इसलिए आप दीजिए। और जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो जाती है तो कहां का हो जाता है? अफगानिस्तान हो जाता है, ईरान से जो झगड़ा चल रहा है वो हो जाता है। ये पूरी की पूरी सारा देश अपनी लोकेशन की खा रहा है, उस जगह बैठा है। साथ में उसका ठेका उन्होंने भी ले रखा है। भारत को बार-बार निडिल करना है, ठीक है, उसके भी काम में निडिल नहीं करेगा तब अब यही अंतर दिखा देता। एक अंतर देख लीजिए हमारा और पाकिस्तान का, एक अंतर और इसी रिपोर्ट से जुड़ा हुआ, उसके जहाजों को मेंटेन करने का खर्चा अमेरिका दे रहा है। हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है उसने एक रिपोर्ट दी है पार्लियामेंट को, उसमें यह बताया है कि डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च क्या होता है सर? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी तकनीकें, डिफेंस टेक्निक और हथियार डेवलप करती है, डीआरडीओ ने 5 साल में स्वदेशी अनुसंधान से, अपनी रिसर्च से 5 साल में 2,64,156 करोड़ रुपए की बचत की है। अब ये बचत कैसे? ये मतलब जो तकनीक इन्होंने विकसित किया, जो हथियार इन्होंने विकसित किए, अगर ये हम ना करते, अपनी तकनीक से न बनाते, तो हमको खरीदने पड़ते। तो उसकी बचत जो है वो 2.5 लाख करोड़ की है। हमने उसमें ही केवल इतना पैसा जो हमने बचा लिया। एक इस पर कमेंट त्रिपाठी दी। नहीं देखिए, ये सचमुच कमाल की चीजें हैं और हमने बहुत, जिसको कहते हैं कि रणनीतिक तरीके से पहले 85,
फिर 100 के ऊपर और अब 250 के ऊपर ऐसी लिस्ट बनाई है जिसको हम किसी भी कीमत पर आयात नहीं करते। नंबर 1। दूसरा, हमारे यहाँ जितनी टेक्निक आई हुई है उस टेक्नोलॉजी को हम कोशिश करते हैं कि हम उसका पैरेलल डेवलप करें। तीसरा, अब नए सौदों में जितने एमओयू होते हैं डिफेंस के, उसमें एक लाइन लिखी होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी, यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप बेच के चले जाएंगे। इन सब वजहों से कमाल हुआ है और डीआरडीओ सचमुच कमाल कर रहा है। मैंने एक दिन जिक्र किया था, फिर से बोलता हूं, दुनिया की टॉप 100 कंपनी में अपने देश की भी 3 कंपनियां हैं, लेकिन अभी उनका हिस्सा बहुत छोटा है। चलिए ठीक। अब एक खबर जिसमें मुझे विशेषकर विजय जी की जरूरत लगेगी आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम सब में पाकिस्तान केवल ये गए हैं। पाकिस्तान में महंगाई, भूखमरी के हालात आप दुनिया जानती है। IMF, वर्ल्ड बैंक, सब रिपोर्ट में पता चलता है कि क्या हालात है। 40% शायद तो बेरोजगारी दर है। और क्या कह रहे थे आप? तो मैंने कहा आपने गलत कहा, आपने कहा सबसे ज्यादा पाकिस्तान नहीं गया, मैंने कहा पाकिस्तान प्रेम सबसे ज्यादा विजय जी का है। अरे ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। पाकिस्तान में दोस्त हो सकते हैं उनके, क्योंकि कई लोगों से बोलचाल होगी। तो जनता को रोटी नहीं मिलती। पाकिस्तान के नेताओं की ठाठ देखिए आप, इनकी शान और शौकत देखिए। पाकिस्तान के नेता कैसी लग्जरी में जीते हैं। एक वीडियो आपको बस देखना है। इसमें बिल्कुल जो क्या कहते हैं इनको सर, क्लासिक कार्स का एक शब्द होता है ना सर, हमारे विंटेज कार, इसका कलेक्शन एक व्यक्ति दिखा रहा है। इनका नाम है सरदार नबील अहमद गबोल। 2024 से पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के ये हिस्सा हैं, नेशनल असेंबली के। इससे पहले ये 2008 से 11 तक वहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनके पास क्या कलेक्शन है लग्जरी गाड़ियों का, 1-2 नहीं। अंग्रेजों के ज़माने से लेकर के आज तक की सारी गाड़ियाँ बंगले में खड़ी की हुई है। तो बंगला भी कितना बड़ा होगा। जागुआर, थंडर, रोल्स रॉयस, मतलब मर्सिडीज वैसे तो छोटी चीज है इनके लिए। देखिए वीडियो देखिए जरा। बेंटली साफ सुथरा आज इसको निकाल रहा हूँ मैं। आज इसको ले बहुत जबरदस्त कलेक्शन है। रोल्स रॉयस तो आप लोगों ने देखा ही होगा। हेडलाइट कन्वर्टेबल है और इस गाड़ी की जो बात ही, और आप उधर से घूम के आएंगे तो फ्रंट पे आपको नजर आएगा। ये देखिए, ये कौन सी गाड़ी, पहचान पा आपने से? विजय जी वैसे तो खुद ही बता रहे हैं, उनकी बात तो सुनाते नहीं, बात बता रहे गबोल साहब की हैं, बात हर गाड़ी के बारे में वो बता रहे हैं कि किस तरह। ये कैलिफोर्निया से मंगाया, कैडलैक का साइन देके से बताओ, ठीक है ना। ये कैलिफोर्निया से मंगाया और इसका कन्वर्टेबल है। ये देखें कि इसका छत उतरता है पूरा कन्वर्टेबल है। कैलिफोर्निया का ही है। हाँ, ये तो बहुत डबल वो लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी डबल लगती है। और ये तो पाकिस्तान में तो अमेरिका से 3 गुना ज्यादा पड़ी होगी। कौन सी अगली गाड़ी बता रहे हैं गबोल साहब? फिर आप इस पे आते हैं। ये रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस का आप ये साइड पे देखेंगे तो थोड़ा देखिए, ये इसका लुक असल ये बनता सर, ये हालात आम है क्या पाकिस्तान के नेताओं के? देखिए, 2 चीज़ है ना। पाकिस्तान को जानने के लिए यही बात हम लोग अक्सर करते हैं। भारत और पाकिस्तान में एक बड़ा फ़र्क क्या है कि हिंदुस्तान जो है एक मिडिल क्लास कंट्री है। तो मिडिल क्लास कंट्री का मतलब कि एक बहुत बड़ी आबादी है जो ठीक ठाक से जी रही है। पाकिस्तान में या तो बिल्कुल BPL किस्म के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है, और फिर दूसरी तरफ ये नबोल साहब जैसे लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं और आर्मी ऑफिसर्स हैं। आर्मी के लोग उतने ही करप्ट, मतलब मोस्ट करप्ट आर्मी पाकिस्तान की होगी। और कराची में आप जाएंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, 2 शहरों में बड़े तौर पे पूरा रावलपिंडी तो खैर आर्मी का एरिया है, तो वहाँ पर ऐसे लोग मिलेंगे और नेताओं के पास भी बहुत बड़ी तादाद में। और इसीलिए वहाँ जो गरीब आवाम है उसके पास खाने के लिए भी पैसा घर देखे आपने इन लोगों के? घर देखे मतलब घर क्या होता है, घर तो आप वही मिडिल क्लास वाली होते हैं, बड़ी कोठियाँ, आलीशान कोठियाँ। और पाकिस्तान में इतनी बड़ी पार्टीज होती हैं, आप धीरे-धीरे इतनी बड़ी पार्टीज होती है जो हम लोग यहाँ पर सोच भी नहीं सकते। हर रात को जो बंगलोज में बड़ी बड़ी जिस तरह की पार्टीज होती हैं, और इतना पैसा, मतलब नबोल साहब के पास तो बहुत गाड़ियाँ, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत गाड़ियाँ होती हैं। और नॉर्मली अच्छी गाड़ियाँ पाकिस्तान के जो रिच लोग हैं वो रखते हैं, जो हिंदुस्तान में एक किस्सा आप लोग आपको सुना चुके हैं वैसे पहले, लेकिन इससे या जुड़ता है तो दोबारा बता देता हूँ कि एक CI अफसर ने एक इंटरव्यू दिया, अभी पूर्व CI अफसर ने, तो उन्होंने किस्से में ये बताया कि जब ये बेनज़ीर भुट्टो जिंदा थी तो वो और उनके पति जरदारी को देश निकाला मिला हुआ था। तो ये दुबई में रहते थे। तो दुबई में उन्होंने कहा कि हम CIA के लोग थे तो हर आदमी से मिलते थे।
पाकिस्तान में पोस्टेड थे, बोले हम दुबई गए बेनज़ीर भुट्टो से मिलने, वो और उनका सीनियर अफसर वहाँ बैठे, तो उनको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मेन गेट जो घर का होता है खुलने की आवाज़ आई, और एक गाड़ी अंदर आई, उस गाड़ी की आवाज़ हमने सुनी। तो वो कहती है बेनज़ीर भुट्टो ने उस वक्त हमसे ये कहा कि अगर ये एक और बेंटली गाड़ी लेकर के आया ना तो आज मैं इसे मार दूंगी। किसके लिए कह रही थी वो? अपने पति जरदारी के लिए, कि आज अगर ये एक और गाड़ी खरीद के ले आया तो मैं इसे मार डालूंगी। जरदारी साहब का ये हालत है, जरदारी साहब का एक किस्सा सुना तो पाकिस्तान का ही, कि हम वहाँ थे तो मुलाकात हो रही थी, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, फिर आसिफ जरदारी साहब के घर गए, तो सर 200 मीटर अंदर जाना पड़ा मुझे उनके घर के अंदर जाने के लिए, और वो ज़मीन नहीं, मतलब कोई ग्राउंड नहीं था, कंस्ट्रक्टेड एरिया, 200 मीटर ड्राइववे जैसा, मतलब नहीं कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें ऑफिस है, सुंदर महिलाएं हैं, युवा सब लोग हैं, और 200 मीटर अंदर जाके जरदारी साहब के दर्शन हुए। तो वो उस तरह का आलीशान काम वहाँ पर होता है। नवाज शरीफ साहब का घर का हाल देखेंगे तो वहाँ पर भी बड़ा, किसी से तुलना कर सकते हैं हिंदुस्तान में किसी के? हिंदुस्तान में मोटे तौर पर ऐसे नहीं होते। मैंने नहीं, नहीं देखे, मतलब इंडस्ट्री नहीं, बड़े पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिशियंस की बात कर, मैं पॉलिटिशियंस में भी उनका अमरिंदर क्या, तो वो राजा है, महाराजा है। हाँ, तो ऐसे ढेर सारे महाराजा है, माधवराव सिंधिया के, वो भी महाराजा है। आप पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, एमपी जो जनरल होंगे वो वहां पर ऐसा नहीं होगा नॉर्मल, पर आर्मी ऑफिसर्स भी इस तरह के करप्ट नहीं मिलेंगे। नहीं, आर्मी ऑफिसर तो यहाँ इस तरह के नहीं मिलेंगे, फ्लैट में रहते हैं, मतलब वो तो हमारे अगर होंगे भी तो छिपा के रखते हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो आर्मी चीफ भी रहा होगा, वो ज्यादा से ज्यादा चंडीगढ़ में उसने एक कोठी बनाई, ज्यादा से ज्यादा, और उतना तो होना भी चाहिए। और यहाँ इतने हम तो जानते हैं, हमारे कमांडर, आर्मी कमांडर्स इतने, नेवल चीफ हमारे आते रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, नहीं कोई फ्लैट में रहता है, किसी ने चलो एक मकान बना लिया। अपने नेताओं को आप इतना भी हल्के मत लीजिए। अभी तो बिहार चुनाव के समय वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे जिनकी बीघों में बनी हुई कोठी दिखाई दे रही थी, अरे दिख रहा था वो भी क्या था, मतलब सर आप इसको देखिए एक बार वहां पर जाके कि क्या आलीशान कोठियां होती है, इसके लिए सर कब्जा करना पड़ेगा, पहले जाएंगे उसके लिए टिकट पासपोर्ट हम लोगों का बनवा दे, वीजा वगैरह। तो समीर जी के पास कोई खबर होगी जरूर पाकिस्तानियों के पैसे की? इसलिए इनके पास खुला खेल है इनका, तो उसमें कोई जासूसी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सब जानते हैं कि कैसा पैसा वो लोग भ्रष्टाचार से बनाते हैं, हथियारों से बनाते हैं, स्मगलिंग से बनाते हैं, ड्रग्स से बनाते हैं। और वहाँ के जो फौजी किस तरीके से व्यवसाय कर रहे हो, पाकिस्तान की तो फौजी कुछ बिजनेस करती है, और सारे वहाँ के जो सेनाध्यक्ष रहे, ब्रिगेडियर रहे, बड़े लेफ्टिनेंट जनरल रहे, अरबों खरबों रुपए का करप्शन करते हैं तमाम तरीके से, और विदेश रिटायर होते हैं, विदेश में जाकर बस जाते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होकर विदेश में जाकर बस गए, सारे सेनाध्यक्ष विदेश चले जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो खुला खेल है, और पाकिस्तान की आवाम भी मानते हैं कि हमारी फौज भ्रष्ट है, और यही तो कारण है कि इस तरीके से फौज का वहाँ विरोध होता है, इस तरीके से जब पिटाई होती है, वहाँ कहाँ सेना का सम्मान है जो भारत के अंदर है। सर एक खबर में और आपसे एक चर्चा कर लेता हूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना ये मिलकर, इसको रिवर्स कर दीजिए, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलकर ये एक नया सार्क जैसा संगठन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो सार्क में हमारे यहाँ 2014 के बाद से सार्क की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के संबंध कभी ठीक नहीं रहे। तो अब वो उन्होंने कहा है कि हम तीनों मिलके एक, पहले तो ये तीनों देशों का एक संगठन बनाएंगे, और फिर हम एशिया के आसपास के, साउथ एशिया के और देशों से को जोड़ने की उसमें कोशिश करेंगे। तो उसमें बांग्लादेश ने कहा हम तो तैयार हैं, नेपाल भूटान को कैसे लाओगे, वो इंडिया को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन ऐसा कोई संगठन क्या कामयाब हो सकता है बिना भारत के? सर आपको याद हो तो हमने चर्चा की थी जब एससीओ की बैठक चल रही थी, तो एससीओ की बैठक में ये एक्सरसाइज हुई थी, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था बार बार कि बांग्लादेश, ये चाइना और पाकिस्तान की बैठक अलग से एससीओ में हो रही है, और ये सारी एक्सरसाइज वहाँ पर लगातार हो रही है। इसका एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत ने एक तरह से सार्क सिस्टम को ख़त्म ही कर दिया। मेरे ख्याल से सार्क में जब नवाज शरीफ आए थे प्रधानमंत्री जी के पहले शपथ ग्रहण समारोह में, उसके बाद सार्क को लेकर कोई बड़ी बैठकें उस तरह से नहीं हुई है, तो सार्क एक तरह से अब रिडेंडेंट हो गया। सर एक लाइन जोड़ दूं, चाइना कभी तैयार नहीं होगा। चाइना जानता है कि दोनों इतने भीख मंगे कि पेन पेंसिल से लेके भी मुझे देना पड़ेगी ऑफिस के लिए, इनके लिए नहीं, लेकिन वो जियोपॉलिटिकल सारा मेरे पैसों में सर, आप इसको जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखिए। नहीं, हमारे लिए कोई चिंता की बात है, बड़ी चिंता की बात नहीं, चिंता की बात से जियो स्ट्रेटेजिक तौर पर यदि आप देखेंगे, जिसको हम कहते हैं बड़ी चिंता की बात, पर्ल रिंग, तो वो हमको घेरने के लिए तो वो काम कर ही रहे हैं। आपको जाकर के ये तीनों तो पहले से एक हैं, सवाल है क्या और कोई जुड़ेगा इनके साथ? बस एक चीज और जो समीर जी ने कहा, लोगों ने उसको समझा होगा, मजाक है, तथ्य बता दूं, सार्क की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है,
और उसके लिए पिछले कई सालों से पाकिस्तान अपने हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन देना नहीं दे रहा, तो भिखमगा है वो। ठीक है, नहीं इसमें तो कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही था। समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 1 बजे आपके प्रोग्राम कहानी गुरसिक्की में।